हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेरी गुड। जैसा कि आप सब तो मुझे अब तक अच्छे से जान चुके होंगे, माई सेल्फ निखिल श्रीवास्तव, एनएस सर। ठीक है, आज जिस चैप्टर को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ क्रैश कोर्स में, वो चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कौन सा चैप्टर है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, बात हो रही है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, कितना आता है, कितना करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते हैं जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पैथेटिक होता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों होता है आई डोंट नो, जबकि बच्चों को इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। कंफर्टेबल भी है और अप्रोचेबल भी चैप्टर है, थोड़ा सा आईक्यू भी डेवलप करता है ये चैप्टर। खैर, बहुत टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। पढ़ने से पहले हम छोटे छोटे कुछ बातों पे बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल किसे कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग को पता है एन फैक्टोरियल द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेक्यूटिव एंड नेचुरल नंबर 1 2 3 टिल एन को रिप्रेजेंट करता है फैक्टोरियल। ठीक है, इसी को अगर मुझे एन फैक्टोरियल को लिखना होगा तो हम यहाँ से यहाँ तक को रोक लेंगे, सॉरी यहाँ से यहाँ तक को रोक लेंगे, इसके पीछे तक को हम इसको लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल इंटू एन, यानी एक को बाहर निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंगली एक n बाहर आएगा तो अंदर क्या छूटेगा हमारे पास? अंदर छूटेगा हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल। इसी के बिहाफ पे एक फॉर्मूला डेवलप होता है 2n फैक्टोरियल का। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द प्रूफ ऑफ दीज ऑल फॉर्मूलाज, यू शुड हैव टू बी रिमेंबर टू की पावर इनटू n फैक्टोरियल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द n नेचुरल नंबर, दैट इज 1 3 ऑड नेचुरल नंबर, दैट विल बी 1 3 5 till 2n-1, प्रोडक्ट ऑफ द n ऑड नेचुरल नंबर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना बच्चों, काम आता है तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। कई जगहों पे यूज करते हैं हम लोग, बायनोमियल चैप्टर में भी यूज करते हैं इसको, और पीएनसी प्रोबेबिलिटी इन सब जगह पे तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन बनता है जो बेसिकली मेनली तो यही 3 पॉइंट होते हैं फैक्टोरियल में, बाकी बहुत डिटेल में फैक्टोरियल में जाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनता है इसमें, तो मान लीजिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, you find number of zeros, find number of zeros at the end of, find number of zeros at the end of 500 फैक्टोरियल। मतलब अगर 500 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे तो इसके एंड में कितने जीरोज आएंगे, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाले कंसेप्ट को समझते हैं। सॉल्यूशन देने से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा, किसी भी n फैक्टोरियल को अगर हम ब्रेक करेंगे बेटा, किसी भी n फैक्टोरियल को, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d, 11 की पावर e एंड सो ऑन। जितने भी प्राइम्स में इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 हुआ, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ऐसे 4 फैक्टोरियल की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं 24, 24 को लिख सकते हैं हम लोग 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 का मतलब हुआ 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 का मतलब 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 फैक्टोरियल को 24 लिखते हैं और 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3, 8 लिखने का मतलब है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, यानी a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0, e की वैल्यू 0 इन द फैक्टोरियल ऑफ 4। अब बात तो छोटे नंबर की तो हमने इंटरप्रेट कर लिया। मान लीजिए हमसे बोल रहा है जैसे क्वेश्चन में 500 फैक्टोरियल, तो हम कैसे इंटरप्रेट करें, तो इसकी एक ट्रिक होती है। ठीक है, फिर वही चीज़ है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता चलूंगा और आपको ध्यान रखनी है। इसकी ट्रिक क्या होती है, ये मान लीजिए आपको a कैलकुलेट करना है, तो जो a होता है उसकी वैल्यू होती है कि इस n फैक्टोरियल नंबर को 2 से डिवाइड करो, उसका GIF लो, फिर ऐड कर दो 2 के स्क्वायर से डिवाइड करके उसके GIF से, फिर ऐड कर दो 2 के क्यूब से लेकर के उसके GIF से, तब तक जब तक ये 0 ना आ जाए। मतलब ये हमेशा इंटीजर बनता जाएगा और छोटा होता जाएगा, तो अल्टीमेटली जब 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे क्या कि यहाँ पे ये नंबर एंड हो गया। तो a की वैल्यू इन सब का जो सम होती है वो होती है। प्रूफ आता है क्वेश्चन के थ्रू, जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका। इस तरीके से अगर b की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे n/3 प्लस n/3 का स्क्वायर प्लस n/3 का क्यूब एंड सो ऑन। तो हम इस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम c की बात करेंगे तो अपने पास आएगा n/5 प्लस n/5 का स्क्वायर प्लस n/5 का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों,
इस तरीके से 7 का निकालना होगा डी की वैल्यू, तो 7 से डिवाइड करिए, सीरीज बनाइए 7 स्क्वायर 7 क्यूब। 11 से निकालना होगा तो 11 से डिवाइड करिए। इस तरीके से आप किसी भी फैक्टोरियल का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली उसकी इमीडिएट वैल्यूज क्या आएंगे उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। जब हम इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो उसने बोला है 500 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो आएंगे। जब हमें एक जीरो चाहिए होता है बेटा तो हमें एक 2 और एक 5 को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें 0 मतलब 10 चाहिए, तो 10 जो होगा बेसिकली होगा 2 × 5 के बराबर। फिर अगर मान लीजिए मुझे 100 चाहिए तो 100 होगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 के बराबर। फिर मान लीजिए हमको 200 चाहिए तो 200 हो गया 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो नंबर ऑफ जीरोज बेसिकली किसकी पावर पे डिपेंड कर रहा है, 2 की पावर पे कि 5 की पावर पे। 2 की पावर की 5 की पावर पे, तो अल्टीमेटली हमेशा 5 की पावर पे ही डिपेंड करेगा। किसी एक जीरो को बनाने के लिए आपको एक 2 और एक 5 चाहिए होगा। अब जो नंबर ऑफ, जब आप नंबर को ओपन कर रहे हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर रहे हो तो नंबर ऑफ जीरोज इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ 5 इन द पावर ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर इस क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, एट द एंड ऑफ 5 फैक्टोरियल, एट द एंड ऑफ 500 फैक्टोरियल सॉरी, which is equals to the number of zeros, a number of 5 in prime factorization of किसकी 500 फैक्टोरियल। तो 5 की जो पावर आएगी या 5 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की जो पावर आएगी, नंबर ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू, मान लीजिए हमको यहाँ से बात कर रहे हैं तो अगर मैं 500 फैक्टोरियल को ऐसे लिखता हूँ, 500 फैक्टोरियल शुड बी इक्वल्स टू 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d, 11 की पावर e एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे बेटा, इसको जीरोज भी बोलते हैं, इसको साइफर्स भी बोलते हैं, इसको लव भी बोलते हैं, इसको डक भी बोलते हैं, इसको नॉट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। साइफर्स वर्ड इंपॉर्टेंट है, मिल सकता है। ठीक है, जीरोज या साइफर्स, कई लोगों को नहीं पता होता है, इसे पता होना चाहिए। साइफर्स को भी जीरो बोलते हैं। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू सी। तो सी की जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ जीरोज साइफर्स को रिप्रेजेंट करेगी और दैट विल बी इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर प्लस 500 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब प्लस 500 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4। बस इसके आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीजन आपको पता ही है क्योंकि ये जीरो आ जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगी वैल्यू 100, यहाँ से मिलेगी 20। इसको ऐसे समझ सकते हो, 100 जो आएगा उसको आप 5 से डिवाइड कर दें, 20 आ गया, 20 को 5 से डिवाइड कर दिया, 4 आ गया, 4 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 0 आ गया GIF लेते वक्त। ठीक है, यहाँ से जो अल्टीमेटली वैल्यू आ गई दैट विल कम आउट टू बी 124। तो कितने जीरोज आएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया बेटा 124 जीरोज आएंगे जब हम इस नंबर के एंड में मांगेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ थ्रीज, नंबर ऑफ 5, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा फैक्टोरियल नोटेशन का एप्लीकेशन है। क्लियर है? चलिए बाकी तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो ये फैक्टोरियल के बारे में उन्होंने बात कर ली थोड़ी सी। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि व्हाट इज परमुटेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, हम थोड़ी सी चीज़ों को और डिफाइन करते हैं और हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं आइए उसको समझते हैं। ठीक है, कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिना क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसको बेसिकली हम इन शॉर्ट में भी इस तरीके से, इसको शॉर्ट में हम लोग FPC लिखते हैं, FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बट इसको समझने का तरीका एक और होता है, बच्चों ध्यान रखना कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्या मतलब होता है कि काउंट करो बिना काउंट करे। तो बोलोगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो, सर आप सुबह सुबह ऐसी कैसी बातें कर सकते हो, शाम को ऐसी कैसी बातें कर सकते हो। आप जब देख रहे हैं आप पे डिपेंड करता है इस लेक्चर को कब देख रहे हैं, बट एक्चुअली यही हो रहा है कि हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। बिना काउंट करे हम कैसे काउंट कर सकते हैं, इस बारे को, इस चीज को बताने के लिए हम एक कंसेप्ट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके अंदर दो रिजल्ट्स होते हैं। पहला रिजल्ट होता है
एडिशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब क्या होता है एडिशन प्रिंसिपल का मतलब, आप चाहोगे तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, बोल दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। अगर खूब सारे इवेंट हो रहे हैं जिनके करने के, जैसे मान लीजिए अपने पास दो इवेंट हैं ए और बी, पहले वाले करने के वेज हैं n1, दूसरे वाले करने के वेज हैं n2, देन द नंबर ऑफ वेज फॉर एटलीस्ट वन ऑफ देम टू अकर। किसी एक इवेंट के करने के, मान लीजिए E1 इवेंट है, उसको करने के ए वेज हैं, E2 इवेंट है, उसको करने के बी वेज हैं, तो कम से कम उन दोनों में एक इवेंट हो, इसके करने की कितने तरीके होंगे, तो इसके टोटल तरीके होंगे n1 प्लस n2। क्या हुआ है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, या शॉर्ट में इग्नोर, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट n1 के लिए मान ले a थे, नंबर ऑफ वेज इवेंट E2 के लिए मान ले b थे, तो एटलीस्ट अकरेंस ऑफ इवन और E2 इक्वल्स टू a प्लस b। तो नंबर ऑफ वेज फॉर एटलीस्ट वन ऑफ देम टू बी अकर इज a प्लस b। क्या हुआ है, आइए उसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो क्वेश्चन ले रहे हैं सेकेंड, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, there are 15 students in class in which 10 are boys, 5 girls। भाई देखिए लैंग्वेज बहुत होती है पीएनसी में, और अगर मैं सारी लैंग्वेज लिखने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आउट ऑफ विच 10 आर बॉयज एंड 5 आर गर्ल्स। टीचर सेलेक्ट either a boy or a girl, either boy or girl for monitor post, fine। अब लैंग्वेज पकड़ना, ठीक है, बहुत जरूरी होता है। फाइन इन हाउ मेनी वेज द क्लास टीचर मेक द सिलेक्शन, फुल स्टॉप। इन how many ways the class teacher makes selection, in how many ways the class teacher makes selection। ठीक है, तो भाई सिंपल सा प्रैक्टिकलिटी है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल है कि एक क्लास के अंदर 15 बच्चे बैठे हुए, जिसमें 10 बॉयज बैठे, 5 गर्ल्स बैठी हैं। अब क्लास टीचर को एक बच्चे को उठाना है, और वो किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है, इधर बॉय और गर्ल, और उसको मॉनिटर बनाना है। तो उसके पास कितनी चॉइसेस होंगी, या तो वो बॉयज में से उठाएगा किसी को, या तो गर्ल्स में से किसी को उठाएगा। तो अगर नंबर ऑफ वेज, इसके सोल्यूशन यहीं पर लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पीएनसी के अंदर लिखने में टाइम लगेगा क्वेश्चन, बट एक्सप्लेनेशन में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, या तो वो 10 बॉयज़ को उठाएगा, या तो बॉयज़ को मॉनिटर बनाएगा, या फिर वो गर्ल को मॉनिटर बनाएगा। अगर बॉयज़ को बनाएगा तो उसके कितनी चॉइस दे दें, 10 चॉइस दे दें, 10 में से किसी एक बॉय को उठा लाएगा, 10 तरीके हो गए। गर्ल्स में उसके बाद कितनी चॉइस दे दें, 5 चॉइस दे दें, तो किसी एक गर्ल को उठा लाएगा तो 10 + 5, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज शुड बी इक्वल टू 15। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा इससे क्या फर्क पड़ा कि उसने बॉय या गर्ल उठाया, क्लास से 15 बच्चे थे, 15 में से किसी एक को उठा लेता, तो बात तो वही है, बिल्कुल सिंपल, सही बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों डिसजॉइंट है, ये ध्यान रखना। डिसजॉइंट वर्ड क्यों बोला गया कि बॉय को और गर्ल को उठाना डिसजॉइंट होता है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है वो समझ लेना। डिसजॉइंट क्या कहता है, डिसजॉइंट ये कहता है कि दो इवेंट अगर हो रहे हैं, ठीक है, दो इवेंट हो रहे हैं, बॉय उठ रहा है या गर्ल उठ रहा है, तो उनका इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब उनमें कोई कॉमन ना हो, मतलब ऐसा नहीं हुआ कभी कि बॉय या गर्ल में से कुछ भी एक साथ आ गया हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट। ठीक है, बी इंटरसेक्शन जी शुड बी इक्वल टू 5। मेरी बात समझ में आ रही है कि बॉय या गर्ल का उठना एक साथ तो उठ नहीं सकते, इसलिए बी इंटरसेक्शन जी की जब हम बात करें तो क्या निकल के आएगा, 5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा प्रिंसिपल, दैट विल बी नोन एज द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइम कम लगना चाहिए, लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। अपन जो बात करेंगे बेसिकली बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली वो बात कर रहे हैं किसकी, एक्सप्लेनेशन वाली बात। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे भी अपन ने पीछे बात करी थी कि एक इवेंट E1 था, उसके होने के A तरीके थे, एंड एक इवेंट E2 था, उसके होने के B तरीके थे। ठीक है, तो E1 एंड E2
इवन हुआ देन E2 हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज फॉर इवन देन E2 occur, then E2 occur, it should be equals to A into B। मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर में इवन देन E2 occur in a definite order, in a definite order, this word is important, must remember, in a definite order। अगर इवन होकर के E2 हुआ, एक डेफिनेट ऑर्डर में हुआ और इवन के होने के ए तरीके थे, E2 के होने के बी तरीके थे, तो इस इवन होकर के E2 के होने की टोटल तरीके कितने होंगे, A into B, दिस इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इवन देन E2 या इवन एंड E2, इसको देन की जगह पे हम एंड भी लिख सकते थे, याद रखना ये टर्मिनोलॉजीज। और यहाँ पे देखो और है, तो अगर और आता है तो बेटा प्लस हो रहा है और एंड आता है तो बेटा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सिंपल सा फंडा। और आएगा तो प्लस होगा, एंड आएगा तो बेटा मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इसको भी मैं एक एग्जांपल से ले लेता हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कैसे, find the number of ways, find number of ways of placing 4 books of P, C, M, B in a 4-box bookshelf, in a 4-box bookshelf, ठीक है। 4 किताबें दी गई हैं आपको, ऐसे रखी हैं सामने 4 पुस्तकें आपके हाथ में, और आपसे बोला जा रहा है कि भाई जाओ और इस शेल्फ को भर करके आओ, ठीक है, ठीक है। 4, अगर किसी ने कभी लाइब्रेरी गया होगा या बुक शेल्फ घर पे होगी, थोड़ा सा आइडिया होगा, पढ़े लिखे होगे, वैसे तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने लाइब्रेरी देखी होगी या एटलीस्ट बुक शेल्फ तो देखी होगी। तो 4 किताबें भी है, जो वर्ड लिख रहे हैं डेफिनेट ऑर्डर, इसको फील करना। डेफिनेट ऑर्डर का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि चारों किताब उठा ली और घुसेड़ दिए पहले वाली रैक के अंदर, गुज जाओ, ऐसे नहीं हो। इन्हें डेफिनेट ऑर्डर है कि अगर आपने पहली बुक को, पहले शेल्फ को भरना चाहा तो आपके में 4 किताबें थी, 4 किताबों में चॉइसेस आपके पास थी, किसी एक बुक को उठाया और यहाँ रख दिया, 4 ऑप्शन थे आपके पास। यानी कि पहली शेल्फ को फिल करने के अपने पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन थे, करेक्ट है। पहले इवेंट के होने के कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। दूसरा इवेंट है दूसरा बुक शेल्फ भरना। अब जब मैं एक किताब यहाँ रख चुका हूँ, लेट अस मैंने यहाँ फिजिक्स की किताब रख दी है, तो फिर मेरे पास केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो बाकी थी, उसको उसमें से किसी एक बुक को उठाया यहाँ भर दिया, तो इसको भरने के अपने पास 3 ऑप्शंस हो गए। सिमिलरली जब मैं इस वाले बुक शेल्फ को भरूंगा तो इसको भरने के मेरे पास ऑप्शन हो गए 2। सिमिलरली जब मैं इसको भरूंगा तो इसको भरने का ऑप्शन हो गया 1। अल्टीमेटली आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू होती है 24, ठीक है। तो यहाँ से एक जनरल पॉइंट आता है, ध्यान रखना कि n चीजों को n प्लेसेस पे अरेंज करना। अभी हम लोग ये सब बातें नहीं करना चाहते थे, बट ठीक है, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स की बात करें तो रिवीजन की बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज पता होंगी। तो n चीज़ों को n प्लेसेस पे अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n फैक्टोरियल। n चीज़ों को n प्लेसेस पे अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे बेटा, n फैक्टोरियल, करेक्ट है। तो ये हमने बात कर ली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की। आइए कुछ इलस्ट्रेशंस और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। काउंटिंग क्वेश्चन और आते हैं, काउंटिंग में किस किस टाइप की काउंटिंग आती है उसको भी समझते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से ही समझना चाहिए, क्वेश्चन से ही सीखते हैं हम लोग बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय पहला केस है 1 2 3 4 5, ए लिख देता हूँ, ठीक है। एंड दूसरा केस है 0 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट केस है रिपीटिशन अलाउ, और सेकंड केस है रिपीटिशन नॉट अलाउ, ठीक है। क्या बात हुई भाई, उसने आपको 5 सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं, उसने आपसे बोला है कि 3 डिजिट के नंबर्स बनाओ, ठीक है। 5 सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं और उसने बोला 3 डिजिट के नंबर्स बनाओ, ठीक है भाई। 3 डिजिट के नंबर बनाने थे, लीजिए भाई 3 डिजिट के नंबर्स बना देते हैं। अब ये 3 डिजिट के नंबर्स हम कैसे बनाते हैं, आइए उसको सीखते हैं, ठीक है। तो पहले केस को उठाया मैंने ए पार्ट का फर्स्ट केस कि रिपीटिशन अलाउ है, और ए पार्ट का सेकंड केस कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। इस तरीके से मैं दूसरा केस लूंगा यहाँ पे बी, फिर मैं 3 डिजिट नंबर बनाऊंगा,
अब की बार 0 1 2 3 4 से बनाऊंगा, कंडीशन सेम लगाऊंगा। पहला केस है रिपीटिशन अलाउ और दूसरा केस है रिपीटिशन नॉट अलाउड। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैंने बेसिकली 4 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है एक क्वेश्चन के अंदर। क्या इंपॉर्टेंस है, जीरो का एक केस होता है अलग से, इसलिए हम लोग ने जीरो वाला एक केस अलग लिया और विदाउट जीरो वाला एक केस अलग लिया है। आइए, आपके पास 5 नंबर है 1 2 3 4 5। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, बस कंसेप्ट को आप पकड़ के रखेंगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे पास 1 2 3 4 5 5 नंबर हो गए, ठीक है, 5 लोग हो गए या 5 चीजें हो गई, कुछ भी आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हैं। 5 बॉल्स हो गई, बॉल्स पे नंबर लिखा हुआ है, 5 लोग ले लिए टी शर्ट्स पहन के 1 2 3 4 5 और यहाँ 3 चेयर लगा दिए, ठीक है, ऐसे फील करते हैं। क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में एक और थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। खैर आइए, तो 1 2 3 4 5 से हमें इन 3 चेयर 5 लोग हैं जिनको हमने टी शर्ट्स का नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5 और उनको 3 चेयर बैठाना है, पहली चेयर, दूसरी चेयर और तीसरी चेयर, ठीक है। कंडीशन क्या है, पहली रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन अलाउड मतलब एक नंबर वाला पांचों में से, मतलब पहला नंबर तीनों चेयर पे आ सकता है, दूसरा नंबर तीनों चेयर पे आ सकता है, तीसरा नंबर तीनों चेयर पे आ सकता है, कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली वाली जब चेयर को आप भरने जाओगे तो आपके पास 5 चॉइसेस थी, 1 2 3 4 एंड 5 की, करेक्ट है। कोई भी आके बैठ गया, जब वो यहाँ से आके बैठा तो ऐसे नहीं वहाँ कम हो गया, वहाँ अभी भी है, खूब सारे हैं, क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। मान लो पहली चेयर पे 1 बैठा तो दूसरी पे 1 बैठ सकता है, क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। तो जब मैं दूसरी चेयर को भरने जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास फिर से चॉइसेस आएंगी 5। सिमिलरली तीसरी चेयर को भरने जाऊंगा तो मेरे पास फिर से चॉइसेस आएंगी 5, यानी टोटल चॉइसेस कितनी आएंगी 5 × 5 × 5। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए। कम टू दिस पार्ट। अब उसने बोला सेकंड केस में रिपीटिशन नॉट अलाउड, मतलब अगर एक बार 1 बैठ गया तो अब 1 नहीं बैठेगा, भले कोई और बैठ जाए। तो पहली चेयर को भरने के कितने ऑप्शन थे अपने पास, 5, जैसे कि पहले थे। अब मान ले 1 आके बैठ गया तो वहां से 1 गायब हो चुका है। अब वहां पे कौन कौन खड़े हैं लोग, 2 खड़ा है, 3 खड़ा है, 4 खड़ा है, 5 खड़ा है, यानी कि 4 लोग अभी भी वहां पे 4 बंदे खड़े हैं। उनमें से कोई एक बंदा आकर के यहाँ बैठ गया तो इसको भरने के 4 ऑप्शन, फिर सिमिलरली जो लास्ट चेयर बचेगी उसको भरने के 3 ऑप्शन, क्योंकि 3 बंदे बचेंगे, उनमें से कोई भी एक बंदा आके यहाँ बैठ सकता है। क्लियर। खैर आगे बढ़ते हैं, केस 2 पे आते हैं। केस 2 में जरा ध्यान देना, जीरो का एक रोल होगा। जीरो का रोल क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बोलूं 1 2 0, 1 2 0 इज 3 डिजिट नंबर, क्योंकि 120। लेकिन अगर मैं 0 1 2 लिख दूं तो 0 1 2 इज 2 डिजिट नंबर, और हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अगर हम 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हो, रिपीटिशन अलाउ है चाहे ना अलाउ हो, पहली चेयर पे 0 तो नहीं आ सकता है। तो पहली चेयर को भरने के अपने पास 4 ऑप्शन थे, 0 को छोड़ करके। 4 क्यों कहा, 4 का मतलब क्या है याद रखना, यहाँ पे 1 बैठ सकता है, 2 बैठ सकता है, 3 बैठ सकता है, 4 बैठ सकता है, बस 0 नहीं बैठ सकता है पहली चेयर पे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा। अब पहली चेयर को भरने के अगर 4 ऑप्शन थे तो दूसरी चेयर को भरने कितने होंगे, रिपीटिशन अलाउ था। अब दूसरी चेयर पे कोई भी आ जाए, चाहे 0 आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, मेरी बला से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो दूसरी चेयर को भरने के 5 ऑप्शन, सेम रिपीटिशन अलाउ, तो तीसरी चेयर को भरने के भी 5 ऑप्शन। क्लियर। अब आइए इस वाले केस को कंसीडर करो, इस केस को समझना ध्यान से कि रिपीटिशन नॉट अलाउ। रिपीटिशन नॉट अलाउ तो अपने पास क्या कंसेप्ट होता है वो देखना। रिपीटिशन नॉट अलाउ बट 0 इंक्लूड किया गया है, तो आप क्या करो, रिपीटिशन नॉट अलाउड के टोटल केस बना दो। तो टोटल -0 एट फर्स्ट चेयर, 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे जिसमें 0 एट फर्स्ट चेयर। तो टोटल में से टोटल केसेस निकालो, उसमें से माइनस कर दो 0 जब पहली चेयर पे बैठा हो। आसान रहता है, हमेशा आसान रहेगा, ध्यान रखना रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें भी कर सकते हो, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल केस कितने बनेंगे वो देख लेते हैं। तो पहली चेयर को भरने के 5 ऑप्शन, दूसरे को भरने के 4, तीसरे को भरने के 3, -0 पहली चेयर पे, तो दूसरी और तीसरी चेयर पे भरने के ऑप्शन हो जाएंगे 1 × 4 × 3। ठीक है, तो टोटल तरीके आ जाएंगे 5 × 4 × 3 -1 × 4 × 3। चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत तमीज से, बहुत ध्यान से, आराम से समझते हुए खुद करिएगा। इसी को करने का एक और तरीका है कि अगर आप मान लो ऐसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा सिंगल लाइन में सोल्यूशन बता दो, तो पहली चेयर को भरने के 4 ऑप्शन थे, ठीक, दूसरी चेयर को भरने की फिर से 4 होंगे। क्यों 4 होंगे, जो पहली चेयर पे बैठा होगा वो दूसरी पे नहीं बैठेगा, लेकिन 0 दूसरी पे बैठ सकता है। मान लो यहाँ 1 बैठा था, एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ 1 बैठा हुआ था। अब अगर 1 बैठ गया है तो 1 नहीं बैठेगा, 1 नहीं बैठेगा तो क्या क्या बचेगा, 0 2 3 4, तो यानी इस वाले को फिल करने कितने ऑप्शन आएंगे, 4। ठीक, अब 0 पे जाएंगे,
थर्ड चेयर पे जाएंगे तो थर्ड चेयर पे ये दो नंबर जो है वो दो नहीं आएंगे, बाकी कुछ भी आ जाएगा। तो थर्ड चेयर को बनने के 3 ऑप्शन। कैलकुलेट करके देख लेना दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। 48 ये देगा हमको, ठीक है, यहाँ से देखते हैं 60 60 ये देगा, -12 करेंगे, अल्टीमेटली आंसर 48 यहाँ से भी आएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड है, आपकी चॉइस है, जिससे चाहे आप उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और एफपीसी पे बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, काउंटिंग वाला क्वेश्चन होता है, डिजिट्स वाले प्रॉब्लम्स आती हैं, होता है, मतलब आईटी में भी आती है, मेंस एडवांस दोनों में आती है। इस तरीके से एक नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल होता है m⁴n टाइप ऑफ काउंटिंग वाले क्वेश्चन, m⁴n टाइप ऑफ काउंटिंग। ठीक है भाई, m⁴n टाइप ऑफ काउंटिंग की अगर वो आपसे बात कर रहा है, m⁴n की टाइप ऑफ काउंटिंग की बात कर रहा है, तो क्या होता है आइए मैं इलस्ट्रेशन से बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका एक ट्रिक दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना उस ट्रिक को, तो हमेशा काफी कंफर्टेबल आप रहोगे उस ट्रिक को समझने के बाद। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, उसको समझते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच, थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्सेस। 5 लेटर्स कैन बी posted in 6 letter box। 6 लेटर बॉक्स है और हमको 5 लेटर को पोस्ट करना है, या उल्टा कर लो 6 लेटर करके 5 लेटर बॉक्स कर दो। 6 लेटर से और हमको 5 लेटर बॉक्सेस में पोस्ट करना है। तो बहुत तमीज से इसकी भी प्रैक्टिकलिटी समझेंगे कि आपने लेटर ले रखा है और आप जा रहे हो उसको पोस्ट करने के लिए। पहले दिन आपने पहला लेटर उठाया और पोस्ट करने के, तो आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी पहले लेटर को लेकर के पोस्ट करने की? तो आपके पास 5 चॉइसेस हैं। क्यों 5 चॉइसेस हैं? क्यों? ये पहला लेटर लिए 5 लेटर बॉक्स लगे हुए थे घर के बाहर, मैं गया खूबसूरती से मैंने लेटर लिखा, खुशी खुशी लेटर, समझ रहे होगे हैं, और लेटर लेकर के गया और लेटर घर खोला तो देखा सामने 5 लेटर बॉक्सेस लगे थे, तो मैंने किसी में डाल दिया, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति। ठीक है, फिर अगले दिन मैंने एक और लेटर लिखा क्योंकि रिप्लाई नहीं आई शाम तक, मैं वेट करता रहा शाम तक मैसेज आएगा नहीं आया, तो भाई फ़ोन तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने फिर से एक लेटर लिखा और फिर से पोस्ट कर दिया। तो भाई हमने दूसरा लेटर पोस्ट किया तो फिर मेरे पास 5 चॉइसेस दिखी थी। कल मुझे ये थोड़ी याद था कि भाई कौन से लेटर बॉक्स में मैंने जाकर के लेटर पोस्ट किया था, इतना थोड़ी याद था मुझे, और मुझे लेटर पोस्ट करना था तो मैं लेटर पोस्ट कर रहा था। फिर तीसरा दिन हुआ, फिर रिप्लाई नहीं आई शाम तक, तो फिर मैंने एक लेटर और पोस्ट कर दिया। ऐसे करते करते पूरे 6 दिन हो गए। करेक्ट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा दिन। भाई अब फिर तो मैंने सोचा छोड़ो भट्टे भाड़ने जा ना करो तुम रिप्लाई। हो गया पूरा 1 हफ्ता, बहुत टाइम दे दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, बस संडे को मैंने डिसाइड किया अब कोई लेटर पोस्ट नहीं करना है। और चेक कर लिया हमारा आंसर कितना है, तुमने चेक किया तो हमारा आंसर आया 5 की पावर 6। करेक्ट है। अभी जो 5 की पावर 6 लिखा हुआ था इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे आइए उसको समझते हैं। आपके पास 2 चीजें थी, 6 लेटर थे और 5 लेटर बॉक्सेस थे। ठीक है, 5 लेटर बॉक्सेस थे। तो जो 6 लेटर्स थे वो एक वेरिएबल, वो एक रनिंग चीज थी। रनिंग मतलब लेटर ही मूव कर सकता है दुनिया में, और लेटर बॉक्सेस वो फिक्स होते हैं। देखिए हमारा आंसर आया 6 की पावर रनिंग। आंसर क्या है? 6 की पावर रनिंग। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, ध्यान रखना कि फिक्स जो चीजें फिक्स होंगी वो नीचे बैठेंगी पावर में, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से होते हैं। 5 की पावर 6, 5 × 6, 6 की पावर 5, 5 फैक्टोरियल × 6 या 6 × 5 फैक्टोरियल, ऐसे करके आंसर आते हैं। तो 6 की पावर रनिंग का कंसेप्ट क्या होता है, m⁴n टाइप ऑफ काउंटिंग क्या होती है? 6 की पावर रनिंग। तो यू हैव टू बी फोकस ऑन 6 की पावर रनिंग कंसेप्ट। क्लियर? अच्छा कंसेप्ट पे ध्यान रखना, क्वेश्चन आते रहते हैं इस कंसेप्ट पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डीडीडी प्रॉब्लम पे बेस्ड है वो भी। ये 5th क्वेश्चन था हमारा। मैं नंबरिंग इससे डाल रहा हूँ कि कोई चीज छूट ना जाए और आपको भी आइडिया लगना चाहिए कि अपन ने क्रैश कोर्स में ही कितने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आएगा एक क्वेश्चन आपके पेपर में, और चांसेस पूरे हैं कि पीएनसी का क्वेश्चन हर पेपर में होगा होपफुली। मतलब बहुत ही रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है कि पीएनसी का क्वेश्चन किसी टेस्ट में ना आए, किसी पेपर में ना आए, सॉरी टेस्ट नहीं पेपर की बात करो। मेंस में पीएनसी रिलेटिवली ठीक ठीक आता है, एडवांस में थोड़ा सा बेटर रहता है आजकल, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है
कंसीडर 10 digits 0 to 9, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड 9। ठीक है, फुल स्टॉप पहला पार्ट है। पार्ट है इसके अंदर, ध्यान से देखते हैं ना। हाउ मेनी 5 digit नंबर्स कैन फॉर्म। ठीक है, 5 डिजिट का नंबर बनना है भाई। 10 डिजिट दे रखी 0 से 9। अभी एक क्वेश्चन किया था, 5 डिजिट का अगर नंबर बनना है तो श्योर शॉट है कि पहले प्लेस पे 0 के अलावा कुछ भी रख दो, दूसरे प्लेस पे कहीं कुछ भी मेंशन नहीं। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो 99% आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग हमेशा रिपीटिशन अलाउ मानते हैं, अदरवाइज वो मेंशन करेगा। अगर मेंशन नहीं कर रहा तो हम रिपीटिशन अलाउ मानते हैं। तो पहले प्लेस को फिल करने के 9 ऑप्शन हैं उसके पास, क्योंकि 0 नहीं बैठेगा, बाकी सब बैठ सकते हैं। दूसरे प्लेस को फिल करने के उसके पास 10 ऑप्शन थे, तीसरे प्लेस को फिल करने के 10 ऑप्शन है, फोर्थ प्लेस को फिल करने के 10 ऑप्शन है, फिफ्थ प्लेस को फिल करने के 10 ऑप्शन है। तो 5 डिजिट कितने नंबर बनेंगे? तो टोटल 9005 डिजिट के नंबर्स बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और रिपीटिशन नॉट अलाउ करते हैं। मान लो इसी का ये फर्स्ट पार्ट है, रिपीटिशन अलाउ टिक कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैं ले रहा हूँ रिपीटिशन नॉट अलाउ। मान लो मेरा मन कर रहा हो मैं आपसे पूछूं कि रिपीटिशन अलाउ नहीं, अब आंसर बताओ। भाई ये मेंशन होता है, ध्यान रखना, आप परेशान नहीं होना। लैंग्वेज को पकड़ना है पीएनसी में आंग्ल भाषा का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंग्ल भाषा समझते हैं किसे कहते हैं? अंग्रेजी। ठीक है, और आप सब तो इंटेलिजेंट लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इंटरप्रेटेट करेंगे तो यहाँ से इंटरप्रेटेट करके अपने पास 5 डिजिट का नंबर फिर से बनाना है, लेकिन अब क्या रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो पहले प्लेस को फिल करने के 9 ऑप्शन, 0 नहीं बैठेगा। दूसरे प्लेस को फिल करने के 9 ऑप्शन, 0 तो बैठ सकता है, लेकिन जो पहले प्लेस से बैठा था वो नहीं बैठेगा। करेक्ट है। तीसरे प्लेस को फिल करने के 8 ऑप्शन बचे, क्योंकि पहली 2 प्लेसेस से बैठे हुए नंबर यहाँ नहीं बैठेंगे। चौथे प्लेस को फिल करने के 7 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि पहले 3 प्लेसेस से बैठे हुए नंबर यहाँ नहीं बैठेंगे। और 5वें प्लेस को फिल करने के इसी तरीके से 6 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि पहले 4 प्लेसेस पे जो नंबर बैठे हैं वो यहाँ नहीं बैठेंगे। ठीक है, इस तरीके से मान लो हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी इवन डिजिट नंबर्स। इसमें 5 डिजिट नंबर्स जो हैं, हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर्स, 5 डिजिट्स इवन नंबर। ठीक है, 5 डिजिट के कितने इवन नंबर्स होंगे वो बताइए। अब जब 5 डिजिट की बात करो और इवन नंबर की बात कर रहा है तो रिपीटिशन अलाउ, रिपीटिशन नॉट अलाउ अगेन कंसीडर। मान लो मैं एक ही केस लेकर के चल रहा हूँ, रिपीटिशन नॉट अलाउ। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउ, मैंने यहाँ पे केस ले लिया, रिपीटिशन अलाउ नहीं था। अब रिपीटिशन अलाउ नहीं था और कोई नंबर अगर इवन होना है तो कोई नंबर इवन होने की सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि उसकी लास्ट प्लेस पे या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसके 2 केसेस बना देंगे। क्यों 2 केसेस बनाएंगे, आइए समझते हैं। 2 केसेस बनाने के बेसिकली बेटा मेरा बेसिक रीजन यहाँ पे ये है कि हम एक 0 का एक स्पेशल केस कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज वही टोटल माइनस करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट हम एक स्पेशल केस कंसीडर कर ले रहे हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउ है। तो रिपीटिशन नॉट अलाउ में 0 लास्ट ईयर पे हो और 0 लास्ट ईयर पे ना हो। 2 केसेस अपन ने कंसीडर कर लिए। अगर 0 लास्ट ईयर पे बैठा है फिर तो दर्द ही खत्म है। पहले प्लेस को फिल करने की कितनी चॉइसेस अपने पास, रिपीटिशन नॉट अलाउ है तो 9, दूसरे प्लेस को फिल करने के 8, तीसरे को प्लेस को फिल करने के 7, चौथे प्लेस को फिल करने के 5, 6 और लास्ट प्लेस तो एक ही तरीके से भरे क्योंकि 0 बैठाया गया है। ठीक है, तो ये तो तब आ गया जब हमने लास्ट प्लेस पे 0 को बैठाया था। अब मान लीजिए हमने लास्ट प्लेस पे 0 नहीं रखना है, करेक्ट है, बाकी कुछ और रखना है। तो कुछ और रखना है तो इवन नंबर्स की बात कर रहा तो एंडिंग किससे होनी चाहिए, तो एंडिंग होनी चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। करेक्ट है, 0, 2, 4, 6 और 8 से 0 नहीं आएगा तो फिर लास्ट प्लेस को फिल करने के अपने पास कितनी चॉइसेस हैं, 4। करेक्ट है। अब रिपीटिशन नॉट अलाउ है, पहली चेयर पे 0 नहीं आएगा और ये नंबर नहीं आएगा क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो यानी पहले प्लेस को फिल करने के 8 ऑप्शन बचे। ठीक है, दूसरे प्लेस पे आए, अब दूसरे प्लेस पे ये दोनों नंबर नहीं आएंगे, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो मेरे पास फिर से कितने ऑप्शन बचे, 8 बचे। इस तरीके से इसको भरने कितने बचेंगे, 7 बचेंगे और इसको भरने कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो दिस प्लस दिस मतलब ये वैल्यूज आएंगे आपके पास। ध्यान रखना कि पहले वाले मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 8 × 8 × 7 × 6 × 4 प्लस 9 × 8 × 7 × 6 × 1। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इवन
डिजिट, कितनी इवन डिजिट बनेंगी इनसे वो आ गया। अब मान लो पूछे और बताओ, तो टोटल नॉन रिपीटेड माइनस इवन नॉट रिपीटेड, टोटल नॉन रिपीटेड ये केस था, माइनस इवन नॉन रिपीटेड, तो जब इवन हट ही गया तो बचेगा कौन सा, सिर्फ ऑड ही तो बचेगा, तो ऑड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है कि इफ द नंबर इज अ पैलिंड्रोम, मान लो नेक्स्ट पार्ट है नंबर इज अ पैलिंड्रोम, नंबर इज पैलिंड्रोम। कई लोगों को पैलिंड्रोम नहीं पता होगा शायद, तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। पैलिंड्रोम का मतलब होता है आगे से पीछे से सेम दिखे, जैसे मॉम, करेक्ट है, MOM, आगे से पढ़ोगे तो भी मॉम दिखेगा, पीछे से पढ़ोगे तो भी मॉम दिखेगा। जैसे नितिन, NITIN, आगे से पढ़ोगे तो भी और पीछे से पढ़ोगे तो भी वो सेम दिखेगा। इस तरीके से पैलिंड्रोम में रिपीटिशन अगर अलाउ होता है, ये तो वो वाला केस है कि रिपीटिशन अलाउ हो रहा है। अब एक फॉर्मेट ये भी आता है, जैसे मान लो AAA आ जाए, ठीक है, तो ये भी एक पैलिंड्रोम है, आगे से भी आ निकलेगा, पीछे से भी आ निकलेगा, तो दोनों साइड से अगर आ निकल रहा है तो ये भी कैसा है, एक पैलिंड्रोम का फॉर्मेट है। तो उसने बोला जो 5 डिजिट का नंबर आप बनाओ वो एक पैलिंड्रोम हो, तो शानदार बात भाई, पहले प्लेस को फिल करने के 9 ऑप्शन, जो पहले प्लेस पे फिल होगा वही लास्ट प्लेस पे बैठेगा, क्योंकि पैलिंड्रोम का फॉर्मेट है। अब आप सोचोगे सर आपने 9 प्लेसेस ही क्यों लिए भाई, 9 तरीके क्यों लिए पहले प्लेस को फिल करने के। अरे भाई कॉमन सी बात है, अगर 5 डिजिट नंबर बनाना है तो 0 तो पहली चेयर पे नहीं बैठेगा। अब जब 0 नहीं बैठेगा तो बैठेगा कौन, 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक का। अब भाई जो नंबर फर्स्ट चेयर पे बैठ गया आखिरी चेयर पे तो वही नंबर बैठना चाहिए, क्यों, क्योंकि पैलिंड्रोम का फॉर्मेट है, तो पहली और आखिरी चेयर सेम होती है। जैसे मॉम की बात कर लेता है तो मॉम में भी पहली और आखिरी सेम। मान लीजिए मैं नितिन की बात कर रहा हूँ, तो नितिन में देखो पहली और आखिरी चेयर सेम थी। ऐसे जब मैं सेकंड में जाऊंगा तो अब सेकंड में 10 ऑप्शन है, ये मत बोलना सर रिपीटिशन नॉट अलाउ। अरे भाई पैलिंड्रोम में तो रिपीटिशन तो अलाउ होगा ही होगा भाई, कॉमन सी बात है ना कि अगर आपने n ले लिया है तो आखिरी चेयर पे तो नहीं आया, तो रिपीटिशन तो अलाउ ही है। उसमें ये कंसीडर करने की कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि रिपीटिशन अलाउ है या अलाउ नहीं है, वो अंडरस्टूड हो गया। जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना। इंग्लिश वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए समझना कि कहां कहां आंग्ल भाषा का ज्ञान हमारा यूज हो रहा है। तो यानी कि सेकंड प्लेस को भरा 10 तरीके से, तो सेकंड लास्ट प्लेस अपने आप उसी तरीके से भर गई जिस तरीके से सेकंड प्लेस भरा था, तो उसको भरने का बेसिकली एक तरीका। फिर जब मैं थर्ड प्लेस पे गया तो थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास फिर से चॉइसेस 10 हो गई। क्यों 10 हो गई, क्योंकि भाई जो यहाँ था या यहाँ था वो भी यहाँ आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल करेक्ट है, तो नहीं टोटल तरीके कितने आ गए, 9 इंटू 10 इंटू 10, तो ये पर्टिकुलर पैलिंड्रोम वाला फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मिल भी जाए आपको मेल्स में। नंबर ऑफ इज नंबर डिविजिबल बाय 4, ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाय 4। जैसे हम लोगों ने इवन की बात की ना, वैसे 4 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। कॉमन सी बात है, रिपीटिशन नॉट अलाउ, रिपीटिशन नॉट अलाउ, रिपीटिशन अलाउ, रिपीटिशन नॉट अलाउ, ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउ, क्रॉस का मतलब नॉट अलाउ है। ठीक है, बार बार देखना, शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ, सिर्फ इसलिए शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ कि टाइम बचे और अपन ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाए कंफर्टेबली। तो नंबर डिविजिबल बाय 4, रिपीटिशन नॉट अलाउ। अब नंबर डिविजिबल बाय 4, रिपीटिशन इज नॉट अलाउ, क्या मतलब हुआ इसका कि 4 डिजिट का नंबर चाहिए, रिपीटिशन नॉट अलाउ है, तो 4 से 5 डिजिट का नंबर चाहिए, रिपीटिशन नॉट अलाउ है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का फंडा क्या कहता है कि लास्ट 2 चेयर पे बैठे हुए जो नंबर हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, करेक्ट है। तो इसके हम लोग 2 केस बनाते हैं बेटा। पहला केस बनाते हैं कि उसके 1 2 3 4 5 लास्ट 2 चेयर में 0 आए और लास्ट चेयर में 0 ना आए। तो 0 वाले केस को कंसीडर करोगे तो आपके पास आएगा 0 4 4 0 2 0 8 0, करेक्ट है। रिपीटिशन नॉट अलाउ है, इससे बाकी कोई डिजिट रिपीट नहीं करेगी। 2 डबल 0 अपन ले नहीं सकते, ठीक है, डबल 0 लेंगे नहीं। 0 4 0 2 0 8 0 6 0 और 0 8 0 8, ये 6 प्लेसेस 6 चॉइसेस आएंगी यहाँ पे लास्ट प्लेस पे फिल करने में। अगर नंबर 4 से डिविजिबल चाहिए और उसमें 0 हो तो 4 होगा, 8 होगा, 8 के बाद 20 होगा। मैं थोड़ा सा आर्बिट सा ऑर्डर दिया है। 0 4 पहला नंबर जो 0 के साथ बैठा हो लास्ट चेयर पे, लास्ट 2 चेयर पे 4 से डिविजिबल हो। 0 से 0 4 0 8 2 0 4 0 6 0 और 8 0, क्लियर। अब पहली प्लेस को फिल करने के अपने पास इन दोनों के अलावा कितनी चॉइसेस हैं, 8 चॉइसेस हैं।
दूसरे पेज को फिल करने के अपने पास इन दोनों के अलावा 7 चॉइसेस है, तीसरे पेज को फिल करने के लिए इन दोनों के अलावा 6 चॉइसेस हैं। तो टोटल चॉइसेस कितनी आ गई, तो 8 × 7 × 6 इंटू, अब इस वाले पेज को फिल करने के लिए अपने पास 6 चॉइसेस थी, इंटू 6 आ गया, प्लस दूसरे वाले केस पे चलते हैं। अब दूसरे वाले केस में क्या करूंगा मैं, 0 ना बैठा हूं, तो 0 ना बैठा हो तो पहला नंबर जो आएगा 0408 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 16 आएगा, ऐसे जाएंगे तो 96 आएगा। ठीक है, ऐसे टोटल केसेस होंगे अपने पास 4 से डिविजिबिलिटी वाले नंबर्स में, ऐसे टोटल केस अपने पास होंगे 4 से डिविजिबिलिटी वाले केसेस में। इसमें ध्यान रखना रिपीटिशन अलाउड में एक 44 और एक 88 दो नंबर माइनस करने पड़ेंगे, तो टोटल आएंगे 4 से 96 24, टोटल नंबर्स होंगे 4 से 96 24, मतलब 24 नंबर ऐसे होंगे टोटल जो 4 से डिविजिबल होंगे। उस 24 में 6 मैं यहाँ यूज़ कर चुका हूँ, तो 24 में से 6 चले गए 18, 18 में 2 नंबर और हटाने पड़ेंगे आपको, 18 - 2 करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको भरने के मतलब टोटल तरीके कितने आएंगे, 16 तरीके आएंगे ये। अब आप सोच रहे हो ये 2 कौन से माइनस किए मैंने, ये 2 बेटा वो माइनस होंगे जब 44 आया होगा, 88 आया होगा रिपीटिशन की वजह से। तो 44 और 88 को हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउ है, इससे हमारे वो 2 केस और माइनस हो जाएंगे और टोटल केसेस कितने बन जाएंगे, 16। अब पहली चेयर पे 0 नहीं बैठेगा और ये 2 नंबर नहीं बैठेंगे, यानी पहली चेयर को भरने के अपने पास 7 ऑप्शन है, दूसरी चेयर को भरने के लिए 3 माइनस होंगे, 7 ऑप्शन फिर से हैं, और तीसरी को भरने के लिए 6 ऑप्शन है, यानी ये आ गया 7 × 7 × 6। तो टोटल तरीके आ गए अपने पास 8 × 7 × 6 प्लस 7 × 7 × 6 × 16। एड देम, गेट द आंसर। ठीक है, तो ये अपने पास एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था 4 से डिविजिबिलिटी के लॉजिक का यूज करता हुआ। किस तरीके से हम 4 से डिविजिबिलिटी के लॉजिक को हम यूज करते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, ये तो हमने बेसिक आपको बता दिया किस तरीके से हम बेसिक इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं क्या होता है परमुटेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन। तो आइए उसको समझते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। परमुटेशन क्या होता है पहले हम वो समझेंगे शॉर्ट में, और फिर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन को पहले समझते फिर परमुटेशन पाएंगे। कॉम्बिनेशन एक्चुअली में कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन है सिर्फ सिंपल सी चीज़, और वो है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना। जैसे क्लास के अंदर मान लो 100 बच्चे बैठे हुए थे और हमें उसमें से 5 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो ये एक प्रोसेस हो गया सिलेक्शन। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हमने किस बच्चे को किस ऑर्डर में सेलेक्ट किया। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 5 बच्चे हमें सेलेक्ट करने, तो हमने 5 बच्चे कैसे भी रैंडमली उठा लिए। क्लियर है, उसको उठाने के तरीके कितने होते हैं, 10C5। तो जो कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली क्या होता है, वो होता है NCR। अगर n बच्चों में 4 बच्चों को उठाना है तो उसको हम लोग बोलते हैं NCR, और फॉर्मूला होता है उसका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल। सबको पता है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम टू इंटरप्रेट दिस पर्टिकुलर प्रूफ। अब बात आती है परमुटेशन की। यही चीज़ अगर परमुटेशन में होती है तो परमुटेशन में इसको हम कैसे समझते हैं वो समझो। कि क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हुए थे और आगे मैंने स्टेज पे 5 चेयर रख दी। अब मेरे से बोला जा रहा है कि उन 100 बच्चों में से किसी 5 बच्चों को उठाइए और स्टेज पे बैठाइए। तो 5 बच्चों को उठाना एक प्रोसेस है और उठा करके उनको चेयर पे बैठाना ये दूसरा प्रोसेस है। तो जो परमुटेशन है ये कंप्लीट प्रोसेस है कि उठाओ और बैठाओ। सिर्फ उठाना कॉम्बिनेशन है और उठा के बैठाना परमुटेशन है। तो 10 बच्चों में से 5 बच्चों को उठा के बैठाऊंगा तो एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा कि मान लो मुझे अच्छा लगेगा कि हाइट वाइज बच्चे बैठे हों, या फिर मैं रैंक वाइज बोलूँगा। फर्स्ट रैंकर जो होगा 5, मान लो 10 बच्चों में से क्लास में 100 बच्चे थे, 5 बच्चे मैंने रैंडमली उठाए। अब उस 5 बच्चों में जिनके परसेंटेज ज़्यादा होंगे करस्पॉन्डिंगली मैं उनको बैठने के लिए बोलता जाऊँगा। मान लो एक बच्चा आ गया मेरे पास 80% का, एक आ गया 90 का, एक आ गया 70 का, एक आ गया 30 का, एक आ गया 50 का। तो हम पहले बोलेंगे जाओ बेटा 90 वाले आप बैठो, फिर 80 वाले या 70, इस तरीके से। या फिर मैं एज वाइज बैठा सकता हूँ, या फिर मैं हाइट वाइज बैठा सकता हूँ, या फिर मैं मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे वो बच्चा ज़्यादा अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा कम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग बैठाऊँ। तो ये सारी चॉइसेस आ गई, ये ऑर्डर को मेंटेन कर रही हैं। ये सब क्या है, चॉइसेस जो आ रही है, ये सब किसको मेंटेन कर रही है, ऑर्डर को मेंटेन कर रही है। तो जो परमुटेशन होता है वो होता तो बेसिकली NPR है, बट ये होता 2 प्रोसेस है। 2 प्रोसेस का क्या प्रोसेस है वो समझना, ठीक है। कि 100 बच्चे थे, उनमें से 5 बच्चों को उठाया तो 100C5। अब उन 5 बच्चों को 5 चेयर पे बैठाना है, तो जो मैं आपको बता चुका हूँ 5 बच्चों को 5 चेयर बैठाने के तरीके तो होते 5 फैक्टोरियल। तो जो NPR होता है ना बेसिकली कुछ नहीं है, NCR सेलेक्ट करो और इंटू R फैक्टोरियल अरेंज कर दो।
इसको यूजुअली हम लोग फॉर्मूले में अगर जाओगे तो बनेगा n फैक्टोरियल, देखो r फैक्टोरियल कट जाएगा, n माइनस r का फैक्टोरियल। इसका नोटेशन आजकल ये वाला बहुत चलता है, n और r का, कई बुक्स में मिलता है, बाइनोमियल में आपने देखा होगा इस तरीके के फॉर्मेशन आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परमुटेशन होता है, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है। बाकी बेसिक से पॉइंट है, NC0 की वैल्यू 1 होती है, NCN का भी मतलब 1 होता है। NC0 मतलब किसी को मत उठाओ, एक ही तरीका, खुद चले जाओ क्लास से बाहर। NCN मतलब सबको उठाओ, आ जाओ मेरे पीछे, सबको बोलते हुए निकल लो, ठीक है। इस तरीके से NPN होता है, इस तरीके से NP0 होता है, बस कुछ नहीं, वैल्यूज पुट कर दो अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं देखना। NPN का मतलब भी 0 फैक्टोरियल, तो अल्टीमेटली n फैक्टोरियल। 100 बच्चे थे, 100 के 100 को अरेंज करो तो 100 फैक्टोरियल, खत्म। 100 में से किसी को भी अरेंज ना करो तो 0 रख दो 1, एक ही तरीका, क्लास से उठो और बाहर चले जाओ, ठीक है। इसी के बेसिस पे कुछ बेसिक फॉर्मूले और आते हैं, वो भी ध्यान होने चाहिए, प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, बस पता होना चाहिए। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। इसी के एक फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल्स टू n बाई आर n माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है। ये सब यूज होते हैं फॉर्मूले, n बाई आर इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। इस तरीके से एक फॉर्मूला और होता है NCX इज इक्वल्स टू NCY, NCX इज इक्वल्स टू NCY। तो इसके दो रिजल्ट्स आते हैं, या तो x इज इक्वल्स टू y होगा, या फिर और दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू y, या फिर x प्लस y इज इक्वल्स टू n के बराबर होगा, ठीक है। तो ये काम की चीजें हैं, ध्यान रखना, कई बार यूज करने को मिल जाती हैं और हमें क्वेश्चन में यूज हो जाता है, हमें पता होना चाहिए। बेसिक पॉइंट है ये, कोई बहुत ताबड़तोड़ चीजें नहीं बताई मैंने आपको, बट पता होना चाहिए फिर भी किस तरीके से ये आ रही हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात कर ली कि परमुटेशन का मतलब होता है चीज़ों को सेलेक्ट करके अरेंज करना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन करते वक्त ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट अरेंजमेंट करते वक्त ऑर्डर मैटर करता है। मतलब परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करेगा, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। सिलेक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिजेक्शन, इसलिए कॉम्बिनेशन को हम लोग रिजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। वो चीज़ हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि NCR इज सेम एज, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मूला चाहो तो और यहाँ पे भी आता है, बट ठीक है मैं यही लिखा देता हूँ। NCR इज सेम एज NCN माइनस R। आया कहाँ से? वो यहीं से आया, ठीक है। n में से क्लास में से 100 बच्चे थे, 10 को सेलेक्ट करो या 90 को रिजेक्ट करो, 10 को सेलेक्ट करो या 90 को रिजेक्ट करो, एक ही बात होती है। तो NCR इज सेम एज NCN माइनस R। तो ये उन्होंने कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी बात कर ली, ठीक है, किस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन को इंटरप्रेट करते हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट जल्दी से। कंसीडर, लाइक फॉर एग्जाम्पल कंसीडर गणेशपुरी, ठीक है, गणेशपुरी। फाइंड द नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड, ठीक है। पहला पार्ट मान लो बोला फाइंड 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड फ्रॉम अबव लेटर्स, फ्रॉम अबव लेटर्स। तो 3 लेटर के वर्ड बनाने हैं और ऊपर कितने लेटर्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर्स हैं, 3 लेटर के वर्ड बनाने हैं। तो 10 बच्चे खड़े थे, 3 बच्चों को बुला लो, बच्चों आओ 10C3 तरीके से, और उन 3 बच्चों को वर्ड्स बनाने हैं, मतलब बैठाना भी होगा। तो बैठाने के तरीके कितने होंगे? इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 10C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, या इसी को लिख सकते थे आप 10P3, क्योंकि वर्ड्स की बात कर रहा हो, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वोवेल्स आर टुगेदर इन ईच वर्ड, ठीक है। अगला वर्ड है फाइंड 5 लेटर वर्ड्स, total find the number of words using all the letters. Find number of words, find number of words if vowels together using all the letters, using all letters। सारे लेटर्स का यूज किया गया और वॉवल्स को एक साथ रखा गया, ठीक है। तो भाई वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो 4 मुझे मिल गए इसमें, तो इन चारों को एक साथ रखना है। तो इन चारों को एक साथ रखना मतलब एक पैकेट बना दो जिसमें ए ई यू आई को रख दो ऐसे, और बाकी लेटर्स रख दो, जी रख दो, एन रख दो, एस रख दो, एच रख दो, पी रख दो और आर रख दो। तो 6 और 1 7 चीज़ें टोटल होगी मेरे पास।
इन 7 चीज़ों को अरेंज करने के टोटल तरीके होंगे 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं एफपीसी भी यूज़ करता जाऊंगा, पीएनसी भी यूज़ करता जाऊंगा। तो इन 7 चीज़ों को अगर मुझे अरेंज करना है तो 7 चीज़ों को 7 जगह को अरेंज करने के तरीके 7 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ 7p7, करेक्ट। अब उसमें से क्या है, हमको इन 4 को खोलना है, बोरे में डाला गया। टुगेदर जब भी होता है ना तो वॉवल्स टुगेदर जब भी चीज़ें दिखेंगी ना बेटा हमेशा एक पैकेट में डाल दो। टुगेदर अगर चीज़ें चाहिए मतलब एक साथ चाहिए तो उनको एक पैकेट में डाल दिया। पैकेट में डाल दिया तो AEUI का पैकेट बन गया। अब उस पैकेट से 4 लोगों को निकालो और अरेंज कर दो इनटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मान लो बोलते कि इसी के नेक्स्ट पार्ट आ गया, फाइंड नंबर ऑफ वॉवल्स आर सेपरेटेड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड या कुछ भी बोल सकते हो। स्ट्रिंग में बांध दिया, स्ट्रिंग मेथड कहलाता है ये। और इसको हम लोग बोलते हैं गैप मेथड। ठीक है, नॉट टुगेदर तो गैप मेथड, सेपरेटेड या नॉट टुगेदर एक ही बात है। टुगेदर है तो पैकेट में डालो और सेपरेटेड है तो स्ट्रिंग में मतलब गैप में डालो। तो क्या करना है, अब हमें AEUI को साथ में रखना है। ठीक है, मैं बाकी 6 के साथ तो कोई दर्द नहीं था तो हमने इन 6 को बैठा दिया। तो इन 6 को बैठाया मतलब GNSHP और R, इन 6 को बैठाया। इन 6 को बैठाने के तरीके होंगे 6 फैक्टोरियल। ध्यान से समझते जाना, ये सब चीज़ें अब काम की शुरू हो गई बेटा। ठीक है, तो 6 लेटर्स जो हमें मिले हैं उन 6 लेटर्स को अरेंज करने के हमारे पास टोटल तरीके आ जाएंगे 6 फैक्टोरियल। ठीक है, जिसमें एक भी वॉवल अभी नहीं आया। अब वॉवल्स को साथ में नहीं रखना है तो वॉवल्स को इन्हीं लेटर्स के बीच में गैप्स में रख दो। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गैप आ गए। भाई 7 तो वॉवल्स भी नहीं थे, तो हमें तो वॉवल्स के लिए कितनी जगह चाहिए, सिर्फ 4 ही वॉवल्स थे। तो इन 7 गैप में से 4 गैप कोई भी यूज़ कर लो। तो उसको यूज़ करने का तरीका मतलब होता है 7C4, 4 गैप सेलेक्ट कर लिए। मान लो ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया। अब ये जो 4 सेलेक्टेड गैप्स है उन 4 सेलेक्टेड गैप्स में वॉवल्स को बोलूँगा जाओ और बैठो। तो वॉवल्स को कितने गैप दिख रहे हैं, 4। तो वो चारों उठे और भाग के गए अपने अपनी जहाँ बैठना था वहाँ बैठ गए। तो उनके बैठाने के टोटल तरीके कितने होंगे, 4 गैप, 4 वॉवल्स को बैठाना है। तो 4 फैक्टोरियल इज द टोटल वेज इन विच 4 वॉवल्स 4 फैक्टोरियल वेज से उन 4 जगहों पे बैठ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अभी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं इसमें, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर मास्टर प्रॉब्लम करके हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं छोटी छोटी, जिस टाइप की क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं। तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। सेपरेटेड ऐसी को हम लोग बोलते हैं नो टू वोवल्स आर टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जैसे है कि ऑल वोवल्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जितने भी वोवल्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना है। जहां कहीं भी बैठे, जहां कहीं बैठे उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठना है। सिंपल सी कहानी ये है। तो हमने क्या किया, अपने पास टोटल 10 चेयर थी, उसमें 10 लेटर्स को बैठाना था। कंडीशन ये थी कि वोवल्स को अल्फाबेटिकली बैठना था जहां कहीं बैठेंगे। तो अपन ने क्या किया, 10C4 से 4 चेयर सेलेक्ट करी वोवल्स के लिए। 10 चेयर लगा दी अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चेयर में से 4 चेयर सेलेक्ट करी जिनमें वोवल्स को जाके मैंने कहा बैठो। अब जब मैंने उनको बोला कि जाओ उन 4 चेयर्स पे बैठो, तो उनको कंडीशन दी गई थी कि अल्फाबेटिकली बैठना है। यानी कि अल्फाबेटिकली बैठना था, सबसे पहले ए बैठेगा, फिर ई बैठेगा, फिर आई बैठेगा, फिर यू बैठेगा। यानी उन 4 प्लेसेस पे, मान लो उन्होंने ये 4 प्लेसेस सेलेक्ट किए अपने लिए। ठीक है, तो वॉवल्स ने जो 4 प्लेसेस सेलेक्ट किए अपने लिए, उन 4 सेलेक्टेड प्लेसेस पे उन चारों वॉवल्स के बैठने का तरीका एक होगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठना है। अब बाकी बच्चे अपने पास 6 कॉन्सोनेंट्स, उन 6 कॉन्सोनेंट के साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वो कैसे बैठेंगे, कहीं किसी भी तरीके से बैठ सकते थे। तो उन 6 कॉन्स्टोनेंट्स को उन 6 रिमेनिंग चेयर्स पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 6 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो एक गैप मेथड इस क्वेश्चन में अपन ने सीखा,
एक अपन ने स्ट्रिंग मेथड बोलो या बोरा मेथड बोलो या पैकेट मेथड बोलो वो सीखा, एक अपन ने अल्फाबेटिकल कंसेप्ट को सीखा और किस तरीके से लेटर्स को बैठाना है वो सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने वो सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से अपने पास आता है। कंसीडर 9 points in a plane, 9 points in a plane consider 9 points in a plane no three are collinear, no three are collinear except 4 which lies in a straight line। पहला पार्ट है फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, दूसरा पार्ट है फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, कितने स्ट्रेट लाइन्स बनेंगी, ये हमें बताना होता है क्वेश्चन में। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इनको हम लोग फिगर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। कितने फिगर्स बनेंगे, कितने पैलोग्राम बनेंगे, कितने स्क्वायर बनेंगे, कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, ये सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। अभी अपन जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ देखेंगे, लास्ट ईयर के, थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, खैर अभी तो अपन चैप्टर को फिनिश करते हैं जल्दी से। तो 9 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4, 4 तो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 और बाकी 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये 9 पॉइंट कुछ ऐसे दिए हुए थे प्लेन के अंदर, जिसमें 4 एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, बाकी 5 हवा में कहीं पे भी हो सकते हैं। तो मैंने एक सर्किल पे ले लिया कि कोलिनियर नहीं आने चाहिए, कोलिनियर नहीं आएंगे। अपने को पहले पार्ट कहाँ से देना, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेंगी। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते, तो कोई भी 2 पॉइंट उठा लूँगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी। तो टोटल तरीके होते हैं 9C2। बट 9C2 में एक दर्द आएगा कि 9C2 में वो भी केस आएगा जब बार बार ये लाइनें उठ रही होंगी। क्या हो रहा होगा वो समझना। तो मान लो 2 3 9C2 में आ गया, 9C2 में तो 2 पॉइंट उठाना, 2 3 उठाओगे तो यही लाइन बनेगी, 3 4 उठाओगे तो यही लाइन बनेगी, 1 2 उठाओगे तो ये लाइन बनेगी, 1 3 उठाओगे तो ये लाइन बनेगी। तो टोटल लाइन्स माइनस लाइन ड्यू टू द कोलिनियर पॉइंट्स, वो आएगी 4C2। अब जब कोलिनियर पॉइंट से बनने वाली लाइन्स माइनस कर दी, जो रिपीटिशन हो रहा था, तो ये लाइन खुद भी चली गई, तो +1 कर दिया इस लाइन के लिए। इस तरीके से ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो 9C3 किसी ट्राइंगल के बनाने के 3 पॉइंट्स होंगे, और कोलिनियर पॉइंट ट्राइंगल ही बनाएंगे तो माइनस का 4C3। +1 करने का लॉजिक नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ट्राइंगल अगर आप बनाएंगे तो ट्राइंगल बनाने के लिए कोलिनियरिटी की वजह से कभी भी ट्राइंगल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से साधारण सा क्वेश्चन, बट फिगर प्रॉब्लम है, पता होना चाहिए। छोटे से पॉइंट से ध्यान रखना, नोट करके डालना चाहो तो डाल लेना। नंबर ऑफ ways of selecting are consecutive things out of n things in a line, आर चीजें अगर हमें उठानी है और एन चीजें बैठी हुई लाइन में, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स हैं, आर कॉन्जिक्यूटिव, ध्यान रखना। तो इज इक्वल्स टू n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, 10 चीजें बैठी थी और हमें 3 के कॉन्जिक्यूटिव उठाने, कितने पेयर उठ सकते हैं लाइन में, 3 लगातार उठाने, उसका फॉर्मूला आता है n माइनस आर प्लस 1। डेरिवेशन समझे ना, बहुत n और r की वैल्यू रख करके भी चेक कर सकते हो। और यही सेम चीज होता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स इन अ सर्किल। यहाँ पे लाइन था और यहाँ पे सर्किल आ गया, बाकी सब सेम है। करेक्ट है कि अगर अपने पास लाइन में 10 लोग बैठे हैं, उसमें से 3 के कितने जोड़े उठा सकते हो कॉन्जिक्यूटिव, तो आंसर आएगा 10 माइनस 3 प्लस 1। और अगर यही 10 लोग सर्किल में बैठे होंगे और उसमें अगर हमें 3 के जोड़े उठाने होंगे, उसके नंबर ऑफ वेज आएंगे n माइनस आर प्लस 1 CR, n माइनस आर प्लस 1 CR। कहाँ से आता है ये मैं भी आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद, जब हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ेंगे। अभी तो आप सिर्फ नोट कर लें, याद छूट जाता है, मुझे ध्यान नहीं रहता है, इससे ज़रूरी है
इस चीज़ को समझते हुए चलना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। कंसीडर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, कंसीडर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है, इन अ क्लास, इन अ क्लास। किसी क्लास के अंदर 4 बॉयज 4 गर्ल्स बैठे हुए हैं। हमसे क्या कह रहा है वो, पहला पार्ट, खूब सारे क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, तो अपन पहला पार्ट ले रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज दे कैन सिट टुगेदर, इफ फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ दे कैन सिट टुगेदर, अगर वो एक साथ बैठ रहे हैं तो कितने तरीके होंगे, टोटल वेज ऑफ सिटिंग टुगेदर, एक साथ अगर बैठे हैं तो कितने तरीके होंगे, तो 8 बच्चे बैठे हैं, 8 for 12 तरीके, 8 बच्चों को 8 चेहरे बैठाना है, 8 for 12 वेज, ठीक। दूसरा पार्ट रहता है इसमें, फाइंड टोटल हैंडशेक कितने हुए। हर बॉय हर गर्ल आपस में अगर हैंडशेक कर रहा है तो जैसे एक बच्चा आएगा, हैंडशेक की बात करें ना, तो एक बच्चा आएगा तो राइट और राइट जो हैंडशेक होता है ऑफिशियली तमीज़ वाला, वही हैंडशेक हो रहा है क्लास के अंदर। ये नहीं कि एक ने एक को लात मारी, बोला गुरु आ गया क्या, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज द प्रॉपर प्रोफेशनल क्लास एंड द 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्लास एंड दे आर शेकिंग हैंड विद ईच अदर। इफ दे आर शेकिंग हैंड विद ईच अदर, हर बच्चे ने हर बच्चे से हाथ मिलाया, तो मान लो एक बच्चा था, बच्चा नंबर 1, तो वो 3 बॉयज 4 गर्ल्स से हाथ मिला रहा है, तो टोटल हैंडशेक कितना होगा, तो टोटल हैंड्स कितने जनरेट होंगे, 8 होंगे, और हर हैंडशेक के लिए 2 हैंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो 8C2। आई रिपीट, 8 टोटल हैंड्स होंगे, 8 हैंड्स क्यों होंगे, 8 बच्चों के राइट हैंड्स, और हर हैंडशेक के लिए मुझे 2 राइट हैंड चाहिए, तो जितने तरीके से मैं 8 बच्चों के हैंडशेक में से 2 हैंड्स उठाते जाऊंगा, हर बार एक हैंडशेक जनरेट होता जाएगा, ठीक है। तो 8C2 आंसर आ जाएगा हैंडशेक का। थर्ड पार्ट आता है इसमें, they sit and boys are not together, वो बैठे हैं लेकिन बॉयज एक साथ नहीं बैठे हैं, वो बैठे तो हैं लेकिन बॉयज एक साथ नहीं बैठे हैं। तो बॉयज एक साथ नहीं बैठे, बॉयज गैप में बैठे होंगे, तो 4 गर्ल्स को बैठा दिए, G1 G2 G3 G4, 4 गर्ल्स को बैठाने तरीके हो गए 4 फैक्टोरियल। बॉयज को साथ में नहीं बैठना है तो बॉयज को इनके आगे पीछे इस तरीके से गैप में बैठा दिया, तो गैप में बैठा दिया तो 5 गैप्स आएंगे, तो उन 5 गैप में से 4 गैप सेलेक्ट कर लिया बॉयज़ के लिए, और उन 4 सेलेक्टेड गैप्स पे बॉयज़ को 4 फैक्टोरियल से मैंने अरेंज कर दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, चारों बॉयज़ साथ में नहीं बैठना चाहते, दे सिट 4 बॉयज़ आर नॉट टुगेदर, वो बैठे हैं लेकिन 4 बॉयज़ साथ में नहीं बैठे हैं। They sit and boys are not together, boys साथ में नहीं होने चाहिए, no 2 boys are together लिखो, no 2 boys are together and no 2 boys are together, ये लैंग्वेज प्रॉपर बेटर रहेगी इसकी। कोई भी 2 बालक साथ में नहीं होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, मतलब 3 भी नहीं होने चाहिए, 4 भी नहीं होने चाहिए एंड सो ऑन। तो अपन इसको गैप मेथड से करते हैं, तो अपन ने गर्ल्स को बैठाया, गर्ल्स के बीच में गैप जनरेट किया और उस गैप में उन 4 बॉयज को बैठा दिए 4 फैक्टोरियल के तरीके से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं डी पार्ट, ठीक है। इफ दे आर सिटिंग ऑल्टरनेटिवली, दे सिट ऑल्टरनेटिवली, अब अगर उनको ऑल्टरनेट बैठना है, मतलब पहले बॉयज फिर गर्ल्स या पहले गर्ल्स फिर बॉयज, तो किसी एक को बैठा दो, ठीक है। मान लो कि मैंने बॉयज को बैठा दिया B1 B2 B3 एंड B4, तो 4 बॉयज को बैठाने के 4 फैक्टोरियल तरीके। अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसको समझना बेटा। अब जो गर्ल्स आएंगी उनको ऑल्टरनेट बैठना था, तो जब गर्ल्स रूम के अंदर घुसी चारों गर्ल्स, तो उनको दिखा कि 4 बॉयज बैठे हुए हैं। अब गर्ल्स या तो यहाँ पे बैठ जाती 4 चेयर लगा करके, या फिर ऐसे बैठ जाती, यानी गर्ल्स के पास 2 चॉइसेस थी बॉयज के रिस्पेक्ट में ऑल्टरनेटिव बैठने के लिए, या तो वो आगे से बैठना शुरू करती है, वो पीछे से बैठना शुरू करती है। उनके पास 2 चॉइसेस थी, उनमें से 2 चॉइसेस में से एक चॉइस को सेलेक्ट किया, उस चॉइस पे सेलेक्टेड पे मान लो उन्होंने पीछे से सोचा कि हम पीछे से बैठते हैं, तो उनके सिलेक्शन में 4 चेयर्स लगी हुई थी, उन 4 चेयर्स पे 4 गर्ल्स के बैठने तरीके 4 फैक्टोरियल कंसीडर हो गए, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट सेटिंग के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे।
ठीक है। एक ऐसे पार्ट मान लो नेक्स्ट आता है, दे आर 4 मैरिड कपल, इफ दे आर 4 मैरिड कपल, अगर वो 4 मैरिड कपल्स थे एंड दे सिट कपल्स एंड दे सिट टुगेदर, कपल्स सिट टुगेदर, दे की जगह पे कपल वर्ड यूज करो, एंड कपल्स सिट टुगेदर, दे आर 4 मैरिड कपल्स एंड कपल्स सिट टुगेदर। अगर 4 मैरिड कपल्स आए थे और उन कपल्स को साथ में बैठना था, अब उन कपल्स को अगर साथ में बैठना है तो कैसे बैठ सकते हैं सोचो। तो उन कपल्स को साथ में बैठने के लिए मतलब बॉय गर्ल की कॉम्बिनेशन होगी, तो 4 पैकेट हो गए, ऐसे समझ लो कपल्स के मैंने 4 पैकेट बना दिए, ठीक है। B1 G1, B2 G2, B3 G3 एंड B4 G4। अब इनको अरेंज करना था तो अपन ने चारों पैकेट को अरेंज कर दिया, 4 फैक्टोरियल थे, हर पैकेट को खोला, 2 बॉयज गर्ल निकले, उनको अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल तरीके, ऐसे चारों पेयर से निकलेगा तो 2 फैक्टोरियल की पावर 4। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी हैव टू वर्क आउट दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं बॉयज गर्ल्स प्रॉब्लम वाले कंसेप्ट पे, ध्यान रखना काम के हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं स्टेशन प्रॉब्लम के नाम से, फेमस क्वेश्चन है स्टेशन प्रॉब्लम, नेम प्रॉब्लम में इसको कंसीडर भी करते हैं स्टेशन प्रॉब्लम। अभी स्टेशन प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। स्टेशन प्रॉब्लम आपसे ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है वो समझ लेना, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, ये तो हेडिंग थी बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है a train having 12 stations in a route, 12 stations in a route. During journey it has to be stopped, it has stopped at 4 stations. Find number of ways it can be stopped. It can be stopped if no 2 stopping stations are consecutive. If no 2 stopping stations are consecutive. No 2 stopping stations are consecutive. Try to understand the language from where you can consider this question is based on station problem. The only line, that is the last one. No 2 stopping stations are consecutive. 2 stopping stations consecutive नहीं होना चाहिए, ऐसा इसने बोला। If no 2 stopping stations are consecutive, कोई भी 2 stopping stations consecutive नहीं होने चाहिए, ऐसा इसने बोला है, ठीक है। क्या तरीका होता है वो समझ लेना कि अपने को एक ट्रेन चल रही है, लेट अस अज्यूम दिल्ली टू बॉम्बे, ड्यूरिंग द जर्नी उसने 12 स्टेशन बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। ड्यूरिंग द जर्नी वो 12 स्टेशन कंसीडर करी टोटल, और इट कैन टू बी स्टॉप्ड इन 4 इंटरमीडिएट स्टेशन ड्यूरिंग द जर्नी। 4 स्टेशन पे इसको रुकना था, लेकिन इसे कंडीशन दे रहा है कि नो 2 स्टॉपिंग स्टेशन आर कॉन्जिक्यूटिव। 2 कोई भी स्टॉपिंग स्टेशन लगातार नहीं होने चाहिए, मतलब जैसे राजधानी होती है, इस टाइप के ट्रेन के बारे में वो बात कर रहा था। तो कॉमन सी बात थी कि हो सकता है कि मैं एक केस लूँ कि यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए, यहाँ रुक जाए और यहाँ रुक जाए, तो जो कहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है ये वो समझिए। अपन ने क्या किया, 8 स्टेशन दिए जहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी, S2, S4, S5, S7, S8, S10, S11 एंड S12। इन 8 स्टेशन को बनाने के अपने पास तरीके कितने होंगे, 8 फैक्टोरियल। अरे बिल्कुल नहीं होंगे, 52 स्टेशन हैं। 8 फैक्टोरियल का यहाँ पे मतलब होता है कि पहला स्टेशन दूसरे से रिप्लेस हो जाएगा, दूसरा पहले से रिप्लेस हो जाएगा, अरे वो तो फिक्स ही रहेंगे।
तो 8 स्टेशन को बनाने का एक ही तरीका, उनके बीच में आएंगे 9 गैप, 9C4, उन 9 गैप में से 4 गैप सेलेक्ट कर लो और उन 4 गैप पे वो 4 स्टॉपिंग स्टेशन बना दो, एक ही तरीका। करेक्ट है? मतलब अब मैं इसकी फोटो दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेशन मैंने ये बनाए। करेक्ट है? इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गैप्स आए, उनमें से 4 गैप मैंने ये सेलेक्ट किए, पहला, तीसरा, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12, ये 4 टिक वाले मैंने स्टेशन को कंसीडर कर दिया, इनको स्टॉपिंग बना दिया, एस और एस। अब सबके नामकरण कर दो, तो ये पहला स्टेशन हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां और ये 12वां। देखो जो 4 स्टेशन आपको चाहिए थे वही 4 हैं स्टॉपिंग, S1 आया है, S3 आया है, S6 आया है और S9 आया है। तो दिस इज द वे इन विच यू कैन वर्कआउट। तो ये हमारा होता है जनरलाइज, जब हम इसको करते हैं तो वही आगे स्टेशन प्रॉब्लम जिसके अपन ने अभी बात करी थी कि टोटल 12 स्टेशन से 4 बनाने थे, गैप मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हुआ C4, 12 - 4 + 1 C4, 12 स्टेशन से, उसमें से नो टू और कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा है वो, नो टू और कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा है वो, जो अपन ने पीछे है। अच्छा, अपन ने पिछले पॉइंट में एक गड़बड़ी कर दी थी, ध्यान रखना, वो सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन नहीं था, वो सर्किल वाला पार्ट जो अपन ने लिखा था वो गड़बड़ हो गया बेटा, ठीक है? वो जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था वो फॉर्मूला थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, जो नोट अभी लिखाया था इससे पहले उसका सेकंड पॉइंट, ये वही था, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, ये जो नोट का सेकंड पॉइंट है उसको चेंज कर लेना, ठीक है? नोट का सेकंड पॉइंट, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, बोल गया, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स out of n if no two are consecutive। उसमें आर कॉन्जिक्यूटिव की बात करने के बाद अपन ने सर्किल वाला पॉइंट लिखा था वो गड़बड़, तो उसको काट देना, ये यूज करना, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू n - r + 1 CR, ठीक है? होती ही गड़बड़ी हो जाती है, नॉट ए बिग डील, ठीक है? थोड़ा सा चेंज कर लेना। आगे बढ़ते नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस आपको कराया जाए, तो कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, जितने कंसेप्ट्स आप कवर कर लोगे उतना आपको फायदा होगा। एक बोर्ड प्रॉब्लम करके कंसेप्ट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझा दूंगा, आप तो हेडिंग डाल देना, खाली क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझ लेना। बोर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, इसमें बेटा इस टाइप से एक बोर्ड होती है, ठीक है? इसको बोर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं, कंपनी प्रॉब्लम भी बोलते हैं, स्कूल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है? ठीक है, इसमें 11 लोग को चढ़ना है, एक बंदा स्टीयरिंग पे चढ़ेगा, 4 लोग यहाँ चप्पू चलाएंगे, 4 लोग यहाँ चप्पू चलाएंगे, ठीक है? तो चप्पू चलाने वाले टोटल 8 लोग हैं, मान लें लेफ्ट साइड था या राइट साइड था, तो 11 लोग आए हैं और 11 लोगों को इसमें जाना है, जिसमें 3 लोग तो स्टीयरिंग चला सकते हैं, 3 लोग स्टीयरिंग चला सकते हैं, ठीक है? 2 लोग सिर्फ लेफ्ट का चप्पू चलाएंगे, एलसी का मतलब लेफ्ट का चप्पू, ठीक है? इस साइड का चप्पू चलाएंगे, और बाकी 6 लोग कहीं पे भी चप्पू चला लेंगे, एनीवेयर चप्पू चलाएंगे, एनीवेयर चप्पू। और हमको इन 11 लोगों में से अरेंज करना है कुछ लोग, कितने लोगों को, 8 लोगों 9 लोगों को इस बोर्ड पे। ये है क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 11 लोग हमारे पास हैं टोटल क्रू में, एक क्रू है, एक टीम है, उसके अंदर 11 लोग हैं, जिसमें 3 लोग स्टीयरिंग चलाते हैं, 2 लोग चप्पू चलाते हैं, लेफ्ट साइड का स्पेसिफाइड है, ठीक है? और बाकी 6 लोग चप्पू चलाते हैं कहीं का भी, उनको कोई इशू नहीं है, ठीक है? इसी क्वेश्चन को हम कंसीडर करते हैं जॉब से, कंपनी से, कि मान लो एक मैनेजरियल पोस्ट, एक एमडी की पोस्ट है किसी कंपनी में, और 4 वैकेंसीज दिल्ली में थी, 4 वैकेंसीज बॉम्बे में थी, 2 लोग स्पेसिफिकली दिल्ली में रहते थे, तो उनकी इंसिस्ट करते थे कि दिल्ली में जॉब मिले, बाकी 6 लोग जो आए थे कंपनी में इंटरव्यू देने, उनको कहीं पे भी जॉब दे दो,
मैनेजरियल पोस्ट की, और 3 लोगों ने एमडी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इसको कैसे अरेंज किया था ये उसको समझते हैं। तो अपन इन 3 में से पहले किसी एक को भेजेंगे यहाँ पे, तो 3C1 से किसी एक को उठाया और स्टीयरिंग पे बैठा दिए। अब बचेंगे 2 लोग जो लेफ्ट साइड पे चप्पू चलाएंगे। तो पहले हमने प्रेफरेंस इन दोनों को दी क्योंकि ये दोनों इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें लेफ्ट साइड का ही चप्पू चलाना है। तो अगर इनको लेफ्ट साइड का ही चप्पू चलाना था, इन्होंने इंसिस्ट कर रखा था, तो अपन ने लेफ्ट साइड के जो 4 चप्पू थे उनमें से 2 चप्पू उठाए और उन 2 चप्पू पे इन दोनों को भेज दिया 2 फैक्टोरियल से। अब मेरे पास 2 चप्पू भर चुके हैं और मेरे पास स्टीयरिंग भर चुका है। अब मेरे पास जो टोटल खाली जगह बची है वो बची है 4, 2 और 6। 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, दैट इज 6। अब इन 6 चीज़ों को हमें अरेंज करना है, इन 6 चीज़ों को हमें अरेंज करना है। तो इन 6 चीज़ों को हम लोग अरेंज करेंगे। 6 लोग खड़े हैं, उनको कहीं भी बैठा तो कोई दिक्कत नहीं, तो इंटू 6 फैक्टोरियल। दिस इज द टोटल वेज इन विच वी आर वर्किंग विद दिस चप्पू इन दिस बोर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट से करते हैं। तो इस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं ईजिली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। चलिए तो बात करते हैं ग्रुपिंग की। ठीक है, तो नेक्स्ट वी स्टार्ट द आर्टिकल दैट इज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में बेसिकली क्या होता है, अपने पास अगर 2 मतलब m प्लस n ऑब्जेक्ट है, पहला केस अगर अपने पास m प्लस n ऑब्जेक्ट है, उसके 2 ग्रुप बनाने m और n के, तो ग्रुपिंग को हम लोग करने का तरीका समझिएगा कि m प्लस n में से m को उठाओ, रिमेनिंग में से n को उठाओ, तो उसको हम लोग बोलते हैं m प्लस n cm, m प्लस n cm इंटू n cn। करेक्ट है। फॉर्मूले में अगर आओगे तो आपके पास फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके बनता है m प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, ये ग्रुपिंग होती है। इसलिए हम लोग इसको ऐसे ब्रैकेट्स में लगाएंगे जिससे हमें ध्यान रहेगा ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स में क्या अंतर होता है। इस तरीके से इसका दूसरा केस आता है। वो दूसरा केस आता है कि अपने पास 2m ऑब्जेक्ट्स है, हमें 2 ग्रुप बनाने हैं, एक m का और एक m का। तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे ग्रुपिंग करने के, तो फॉर्मूला तो वहीं से बन के आता है कि 2m cm इंटू m cm, लेकिन इसमें रिपीटिशन होता है इसलिए बाई 2 कर देते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है कि 2m का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। तो जितनी पावर चढ़ेगी, अगर आपने ग्रुपिंग स्टार्ट करी हो, कितने भी फैक्टोरियल की पावर चढ़ेगी तो उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि लेट अस अज्यूम मेरे पास टोटल 18 चीजें थी, जिसमें 2 2 2 3 3 6 2 8 2 12 और 6 18, या इसको भी 3 3 ले लो, 3 और 3। ठीक है, इतने में मेरे पास 18 चीजें और मुझे 4 2 4 3 7 पैकेट्स बनाने। इसमें कुछ पैकेट्स में 2 2 चीजें होनी चाहिए, कुछ पैकेट में 3 3 होनी चाहिए, 4 पैकेट्स में 3 3 होनी चाहिए, 3 पैकेट में 2 2 होनी चाहिए। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे अगर कोई मुझसे पूछता है ग्रुपिंग करने के, तो आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल के 3 इक्वल अमाउंट बने, 2 फैक्टोरियल की पावर होल 3 इंटू 3 फैक्टोरियल के 4 पेयर बने, तो 3 फैक्टोरियल की पावर होल 4। ठीक है, जितनी पावर चढ़ी उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन होगा इसके अंदर, 4 पावर चढ़ी तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। उम्मीद करूंगा बेसिक सा कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। इसमें डिवीजन नहीं होता है क्योंकि इक्वल अमाउंट में अगर चीजें नहीं आ रही हैं तो हम डिवीजन नहीं करते हैं, और अगर इक्वल अमाउंट में चीजें आती है तो हम डिवाइड करते हैं। 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर, 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक लॉजिक क्या होता है वो आपको मैं रटा रहा हूँ। बेसिकली आप ये समझना कि सर ने बोला रटो तो रटो, फिलहाल रटो, क्योंकि अपने पास अब इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको बहुत डीप में जाकर के उसको एक्सप्लेन करें कि आया कहाँ से। वो हम लोग फुल कोर्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है कि जो फैक्टोरियल टोटल चीजें अपॉन जितने पेयर्स बने उनकी फैक्टोरियल्स, जो पावर चढ़ेगी उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। इक्वल अमाउंट की जितनी पावर चढ़ेगी उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मान लीजिए अपने पास 8 किताबें हैं, 8 बुक्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट, 8 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, एक बुक डिस्ट्रीब्यूट राम श्याम घनश्याम को, सो दैट each child get at least one book, each child get at least one book, at least one book, at least one book। हर बच्चे को एक किताब जरूर मिले। इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे हमें इस बारे में बात करनी है। हर बच्चे को एक किताब जरूर मिले, इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे हमें इस बारे में बात करनी है। तो क्या करा जाता है वो देखिए। अपने पास 3 बच्चे थे, प्रैक्टिकलिटी करके दिखाता हूँ। राम श्याम और घनश्याम, इनको रूम के बाहर खड़ा कर दी, दीवार लगा दी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितनी किताबें थी? 8 किताबें थी। मेरे को 3 पैकेट बनाने थे और इन 3 पैकेट को इन 3 बच्चों को देना था विद द कंडीशन क्या? एटलीस्ट 1 बुक।
हर बच्चे के पास एक किताब जरूर आनी चाहिए। तो अपन ने क्या किया, हर पैकेट में एक एक किताब डाल दी। तो बेसिकली अपन ने 3 पैकेट बनाए, हर पैकेट में एक किताब डाल दी। अब मेरे पास जो किताबें बची वो बची 5। अब इन 5 किताबों को देने का, 5 किताबें बचेंगी ना, 6 किताबें थी, सॉरी 8 नहीं थी, यहाँ 6 थी, वरना केसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। 6 बुक्स थी, ठीक है। तो 6 किताबें थी मेरे पास, हर किताब को, हर पैकेट में एक ही किताब डाल दी। अभी भी मेरे पास कितनी किताबें बची होंगी, अभी भी मेरे पास 3 किताबें बची होंगी। उन 3 किताबों को देने की मेरी चॉइसेस है कि पहली चॉइस थी कि मैंने 3 ही किताब किसी एक पैकेट में डाल दी हो, कौन बार बार पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर 2 एक में डाली, 1 एक में डाली, या फिर हर पैकेट में मैंने एक एक किताब और डाल दी। इसके अलावा तो ये जो तरीका होता है ना, ये फ्रेम करना, केसेस फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं केस फॉर्मेशन। कितने केस बन सकते हैं हमें इस बारे में बात करनी है, कितने केस बन सकते हैं हमें इस बारे में बात करनी है, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि कितने केस पॉसिबल हैं इस चीज़ को करने में। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो अपने पास एक केस ये था कि 4 1 की कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 2 1 की कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या 2 2 2 की कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सबसे पहले हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे, फिर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहले वाली की ग्रुपिंग आएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल। करेक्ट है। दूसरा केस, ठीक, हर बार 3 पैकेट बनना है, ध्यान रखना। दूसरा केस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। करेक्ट है। प्लस तीसरा केस 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 1/3 फैक्टोरियल। अब क्योंकि अपने पास 3 पैकेट्स आ चुके हैं, उन 3 पैकेट को 3 बच्चों को देना है। 6 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट, ये वर्ड लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट। अगर खाली पैकेटिंग करनी होती तो हम यही रुक जाते, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो जो 3 पैकेट यहाँ बने उनको 3 बच्चों को देने का तरीका 3 फैक्टोरियल सेम ओवर हियर, 3 फैक्टोरियल सेम ओवर हियर, 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। करेक्ट है। सो दैट ईच चाइल्ड रिसीव एटलीस्ट 1 बुक। हर बच्चे को कम से कम एक किताब मिले, ये जरूरी हो गया इसके अंदर। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। ग्रुपिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑन टू फंक्शंस वाले भी क्वेश्चन ग्रुपिंग में होता है, फंक्शन के टाइम पे पढ़ा होगा, मैं उसको भी ले लेता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, फाइंड number of onto functions from A to B। करेक्ट है, from A to B where जो A के अंदर था वो था 1 2 3 4 और जो B सेट है वो है 0 1 2 3 4। ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या फंडा होता है, इसको ऐसे समझते हैं अपन। मैंने रैंडम क्वेश्चन फ्रेम किया, इससे मुझे आइडिया नहीं कि कितने केसेस बनेंगे। चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा बनना होगा तो फिर स्किप मारना पड़ेगा अपने को। मैंने रैंडम क्वेश्चन फ्रेम किया A to B, यहाँ पे 1 2 3 4 बैठा हुआ है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 बैठा हुआ है। तो ये होती हैं बुक्स। 2 केस ले लो, 1 2 ले लो, खाली ज़्यादा केस नहीं बना रहा, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको। तो ये बुक्स होते हैं, ये स्टूडेंट्स होते हैं। इस तरीके से इसको समझाता, हर बुक बटनी चाहिए तो फंक्शन बनेगा, और हर स्टूडेंट को बुक मिलनी चाहिए तो ऑन टू फंक्शन बनेगा। ठीक है, हर बुक बटनी चाहिए तो फंक्शन बनेगा, और हर स्टूडेंट को बुक मिलनी चाहिए तो ऑन टू फंक्शन बनेगा। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हर बुक बटेगी, 3 4 किताबें 2 बच्चों को देनी है, तो 4 किताबों के 2 पैकेट बनाने थे। तो 1 और 3 का पैकेट बन सकता था, या फिर 2 और 2 का पैकेट बन सकता था। तो इस पैकेटिंग करने के तरीके होंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, या फिर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल। अभी जो 2 पैकेट बने, ये 2 पैकेट इन दोनों बच्चों को देने के तरीके कितने होंगे, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके के ग्रुपिंग के क्वेश्चन आते हैं, कंफर्टेबली आते हैं। ध्यान रखना है आपको किस तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड। ठीक है, कार्ड प्रॉब्लम के बारे में सबको पता होंगे। उसी पे एक क्वेश्चन सिंपल सा है, आइए वो देख लेते हैं किस तरीके से उसमें हम ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं, या आप बोले तो किस तरीके से पैकेटिंग हो रही है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज
equal amount of card be distributed among 4 players out of 52 cards, so that each player get king, queen, jack and ace of same suit. बहुत सिंपल सा फंडा है, बट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पता होना चाहिए सबको सूट क्या होता है। जो कंपनी मतलब जो कार्ड्स की वो होती है क्या बोलते हैं, फैमिलीज जिसको बोलते हैं हम लोग यूजुअली, उसको सूट्स भी बोलते हैं। जैसे डायमंड हो गया, हार्ट हो गया, क्लब हो गया एंड स्पेड हो गया, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने बोला 52 पत्ते अपने को हर 4 प्लेयर्स को देना, तो यानी हर प्लेयर के पास 13 पत्ते होने चाहिए, पहली सिचुएशन, ठीक। अब उसने बोला किंग, क्वीन, जैक और एज जिसके पास भी हो उसके पास सेम सूट का होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे ना, किंग, क्वीन, जैक के 4 सूट बनाए। किसका? किंग, क्वीन, जैक और एस का एक मतलब पैकेट होना चाहिए। तो ये मान लो डायमंड का सूट था, ये मान ले हार्ट का सूट था, ये मान ले स्पेड का सूट था और ये मान ले क्लब का सूट था। तो 4 सूट्स अपन ने बनाए हैं, जिन सूट्स में हम किंग, क्वीन, जैक और एस डालेंगे। तो किंग, क्वीन, जैक और एस, एस, किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक और एस, किंग, क्वीन, जैक। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं 52 पत्ते आपको दे रहा हूं और मैं बोल रहा हूं 52 पत्तों में से आप मुझे डायमंड का एस निकाल के दो, तो आपको एक ही तरीका होगा, आप छाट के खोलोगे कार्ड, ऐसे आंख बंद करके नहीं निकालोगे। यू शुड हैव टू बी कलेक्ट द कार्ड आफ्टर ओपनिंग ऑल द कार्ड्स। तो इसको निकालने का एक ही तरीका है, ऐसे इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, मतलब इस पैकेट के बनने का एक ही तरीका है। सिमिलरली इस पैकेट के बनने का भी एक ही तरीका है, इस पैकेट के बनने का भी एक ही तरीका है, इस पैकेट के बनने का भी एक ही तरीका है। मतलब इन चारों पैकेट के बनाने के हमारे पास एक ही एक तरीके हैं, ठीक है। तो अपने पास टोटल पत्ते थे 52, 52 में से अपन ने 4 चौको 16 पत्ते तो माइनस कर दिए, 36 पत्ते बचे। तो हर पैकेट में इन 36 में से अपन ने क्या किया, 9 के 4 पैकेट बना दिए। तो 36 में से जब 9 के 4 पैकेट बनाए, तो उन 4 पैकेट को बनाने के तरीके ये हो गए। मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से यहाँ तक, ठीक है। अब अपन ने इन 4 पैकेट्स को जो बनाया था, इन 4 पैकेट्स को बनाने का बेसिक तरीका एक ही था। अब इनको उठाया और इसमें डालते गए। तो इन 4 पैकेट को इन 4 पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 फैक्टोरियल वेज। किसी भी पैकेट में डायमंड का चला जाए, हार्ट का चला जाए, किंग का चला जाए, स्पेड का चला जाए, डायमंड का, हार्ट का, स्पेड का, क्लब का, किसी का भी पैकेट इसके पैकेट के अंदर गिर जाए, तो इसके पास पत्ते कितने हो गए, 13। 9 पहले थे, 4 ये आ गए, यानी इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जो 4 आए हैं वो किसी एक फैमिली के ही आए होंगे इन चारों में। तो इन 4 पैकेट्स में इन 4 पैकेट्स को डालना भी अपने आप में एक तरीका के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। जब मैंने इन 4 पैकेट्स को इन 4 पैकेट में डाल दिया, तो इन 4 पैकेट्स को इन 4 पैकेट में डालने के बाद पूरी ग्रुपिंग हो गई, मतलब पूरी पैकेटिंग हो गई, जिसमें हर पैकेट के अंदर 13 पत्ते पड़े हुए थे। 9 कोई भी हो, 4 इन सब में से किसी एक के, करेक्ट है। अब इन 4 पैकेट्स को, जो 13 पत्ते के 4 पैकेट्स बने, इन 4 पैकेट्स को किसको देना है हमें, इन हाउ मेनी वेज इक्वल अमाउंट ऑफ कार्ड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये वर्ड आया है डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये वर्ड नहीं आता तो हमारा आंसर यही हो जाता, लेकिन उसने बोला डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटो। अब अगर हमें बांटना है तो बांटने के तरीके वापस से कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 4 पैकेट को 4 पैकेटों को बांटने के तरीके 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर देना, वॉट एवर द गेट दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुपिंग के क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अपना है परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन सम एट ए टाइम एंड टेकन ऑल एट ए टाइम। तो 2 केसेस होते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑल एट ए टाइम का एक एग्जांपल देखेंगे, फिर सम एट ए टाइम का एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट बड़ा
आर्टिकल है तो इसकी एक्सपेक्टेशन मुझे थोड़ी सी कम है कि इस आर्टिकल पे बहुत हैवी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बट फिर भी। तो पहला केस अपन ले रहे हैं टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम। इस पे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं ये वो समझते हैं। पहले तो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, टेकन ऑल एट ए टाइम मतलब सारे लेटर्स को उठाए गए जितने भी आपको दिए गए, उसमें रिपीटिशन अलाउ होता है, ठीक है। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन कोई ले लेते हैं, तो क्वेश्चन है कंसीडर वर्ड ये मतलब बड़ा वर्ड हो जाएगा, छोटा वर्ड ले लेते हैं। कंसीडर द वर्ड हॉरर, कंसीडर द वर्ड हॉरर, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द लेटर्स, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of all the letters if first part no restriction, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ठीक है। तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं और हमें इनको अरेंज करना है, कंसीडर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो अपने पास 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 चेयर है जिसमें 3 अलाइक लेटर्स हैं, ठीक है। परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स है। ध्यान रखना परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट और ग्रुपिंग में अंतर, ग्रुपिंग में चीजें डिवाइड करनी पड़ती हैं, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट में चीजें हमें डिवाइड मतलब अलग अलग दिखती हैं। तो यहाँ पे हॉरर दिख रहा है जिसमें 1 H है, 2 O है, 3 R है। तो अगर मैं इसकी कंसीडरेशन करूँ तो 1 H है अपने पास, ठीक है। तो अपने पास H कितने हैं, 1 है, O कितने हैं, 2 है, और R कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो अपने को ये टोटल 6 लेटर्स इनको 6 चेहरे बैठाना था, तो इसका तरीका आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है। फॉर्मूला डेरिवेशन की बात करनी है, फॉर्मूला डेरिवेशन में इसी के एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, ध्यान रखना। तो टोटल मान लो अगर ये सब डिफरेंट होते तो टोटल तरीके कितने होते, 6 फैक्टोरियल। इसमें जितने अलाइक उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। कितने अलाइक हैं, 2 अलाइक हैं तो 2 फैक्टोरियल, 2 अलाइक है तो 3 अलाइक है तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, ठीक है। अब मान लो अगर कोई बोले कि सर इसको आपने कैसे लिख दिया, कहाँ से लिख दिया, केसेस तो बहुत सारे बनेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है कि अपने पास m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट थे, जिसमें m फर्स्ट काइंड का था, n सेकेंड काइंड का था और p थर्ड काइंड का था। तो इसके टोटल वेज आ जाएंगे, जो टोटल अरेंजमेंट या टोटल वेज बोलो, कुछ भी बोल दो इनको, दैट विल बी कम आउट टू बी टोटल नंबर ऑफ थिंग्स m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जितनी एक जैसी है m फैक्टोरियल, जितनी एक जैसी n फैक्टोरियल, जितनी एक जैसी p फैक्टोरियल। अब अगर कोई मुझसे एक्सपेक्ट करेगा सर इस फॉर्मूले का डेरिवेशन दो, फलाना दो, दिमाग का दो, तो ये वही चीज़ है कि m प्लस n प्लस p cm इंटू रिमेनिंग का cn इंटू रिमेनिंग का cp। तो सिंप्लीफाई करोगे तो वो डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ में ध्यान रखना, ये फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, वही फंडा हो गया, h, o और r, ठीक है। इनको अरेंज करना कैसे, तो टोटल तरीके अपॉन h का लिखना चाहो तो 1 फैक्टोरियल लिख दो आप, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, जितनी अलाइक चीजें आती हैं। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेना है, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, जैसे अपन ने पीछे क्वेश्चन किया था ना वैसे ही। तो मान लो वोवेल्स को स्टार्ट में, वोवेल्स आर टुगेदर। अब वोवेल्स अगर टुगेदर है, जितने भी वोवेल्स हैं वो सब एक साथ हैं। अगर सारे वोवेल्स एक साथ हैं तो क्या तरीका होगा, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो वोवेल्स आर टुगेदर की अगर अपने को बात करनी है तो हमने क्या किया, वही क्या करूंगा, पैकेटिंग मेथड। कौन सा मेथड, पैकेटिंग मेथड, कि एक पैकेट में डाल दिया तो अपने पास आ गया H, ठीक है, 2 O और 3 R, ठीक है। तो इसको पैकेट में डाल दिया, टोटल चीजें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। इन 5 को अगर मुझे अरेंज करना होता तरीका होता 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 एक जैसी तो 3 फैक्टोरियल, गुड आउट, करेक्ट है। इनको साथ में रहना है, तो अब इन दोनों पैकेट को खोलोगे तो इनको अरेंज करने का तरीका 1, क्योंकि दोनों अलाइक लेटर्स हैं, 2 अलाइक O को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, वो 1, यानी कि टोटल तरीके कितने आ जाएंगे, वोवेल्स आर टुगेदर, तो 5 फैक्टर अपॉन 3 फैक्टर इनटू 1। तीसरा केस मान लो इसमें आ जाए कि वोवेल्स आर सेपरेटेड, सेपरेटेड, जो उन्होंने उसमें किया था वही फंडा। अब अगर वोवेल्स सेपरेट हो रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर वोवेल्स सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट मतलब गैप में बैठ रहे हैं,
अब अगर ये गैप में बैठ रहे हैं तो हम गैप में बाकी सबको अरेंज कर दो, एच आर आर और आर, ठीक है, इनके बीच में गैप आएंगे। तो पहले हम एच आर आर को अरेंज कर देते हैं। तो एच आर आर को अरेंज करने का तरीका हो गया 4 फैक्टोरियल और 3 एक जैसे होंगे तो 3 फैक्टोरियल। इनके बीच में गैप कितना है 5। मुझे कितने ओ बैठाने हैं 2। 5C2 से क्या किया 2 गैप सेलेक्ट किए, उन 2 सेलेक्टेड गैप पे 2 को बैठाने का तरीका 1। अल्टीमेटली आंसर 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5C2 इंटू 1। क्लियर है? इस तरीके से मान लो अगर पूछे वर्ड स्टार्टिंग विद द वोवल, वर्ड स्टार्टिंग विद द वोवल, इसी के अंदर का केस चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद द वोवल, कोई वर्ड आपने उठाया है और वो वर्ड स्टार्टिंग विद द वोवल। फोर्थ केस है वर्ड स्टार्टिंग विद वोवल, स्टार्टिंग विद वोवल। तो अपने पास था 1 2 3 4 5 6 चेन है, पहली चेयर पे वोवल आना चाहिए। कितने वोवल्स हैं 2। अरे बावड़ों दोनों अलाइक हैं तो एक ही तरीका होगा, कोई भी ओ बैठ जाए। अब जब मान लो ओ बैठ गया एक, तो मेरे पास बचे 3 आर, एक और एक एच, उनको इन 5 चेयर पे अरेंज करो। तो इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे में मान लो कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा किस तरीके से वोवल्स को अरेंज किया जा रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट के लॉजिक में। अब जैसे इसी में रैंकिंग प्रॉब्लम आती है, एक आर्टिकल है रैंकिंग प्रॉब्लम, ठीक है, रैंकिंग प्रॉब्लम मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है रैंकिंग प्रॉब्लम, ठीक है। सुना होगा, देखा होगा, मैं क्वेश्चन को टेक कर रहा हूँ, लिख भी दूंगा, आईटी का क्वेश्चन सीधे उठाऊंगा कि जैसे अगर मान लीजिए हम अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करते हैं किसी एक वर्ड को, तो उस वर्ड की प्लेसिंग कहाँ पे आएगी, लेटर्स को अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकली, तो उस वर्ड की प्लेसिंग कहाँ आएगी वो बताना रैंकिंग का क्वेश्चन कहलाता है। जैसे एक आईटी का क्वेश्चन उठा रहा हूँ सीधे, क्या कह रहा भाई वो, if the letters of the word कोचीन, if the letters of the word कोचीन, if the letters of the word कोचीन are arranged alphabetically, find the rank of the word कोचीन। करेक्ट है? तो इस वर्ड की रैंकिंग क्या आएगी वो बताना है। If letters are arranged, if letters are arranged alphabetically, if letters are arranged alphabetically, find rank of word, find rank of word। शॉर्ट में लिखा, बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। अगर कोचीन वर्ड के लेटर्स को हम अरेंज कर रहे हैं अल्फाबेटिकली, तो ये वर्ड इसकी रैंक क्या आएगी कोचीन की, ये हमें बताना है। तो कैसे करा जाता है ये वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करें, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो ए डबल सी एच आई एन ओ इज द अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ दीज ऑल लेटर्स विच आर प्रेजेंट इन द वर्ड कोचीन, ठीक है। तो जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं, जैसे कभी आपने डिक्शनरी देखी होगी, तो सबसे पहले हम ए से बनने वाले सारे वर्ड्स को कंसीडर करें, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 चेयर पे बैठने के लिए 2 अलाइक है, सी फैक्टोरियल, बाकी सब डिफरेंट। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया। द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर ए, द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर ए इज ऑल अबव द वर्ड कोचीन, करेक्ट है। नेक्स्ट आएगा सी, तो हमने सी को बैठाया। अब सी के बाद अल्फाबेटिकली ए बैठता है, ठीक है। सी के बाद अल्फाबेटिकली ए बैठेगा, तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल से बाकी लेटर्स अरेंज होंगे, क्योंकि कोई भी वर्ड रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें चाहिए कोचीन, तो सी के साथ हमें ओ चाहिए। तो सी के बाद ए, सी के बाद सी, सी से बनने वाले जितने वर्ड्स होंगे दैट इज आल्सो 5 फैक्टोरियल। फिर सी के बाद आएगा एच, एच से बनने वाले जितने वर्ड्स होंगे दैट इज आल्सो 5 फैक्टोरियल। फिर सी के बाद आएगा आई, सी के बाद आई से बनने वाले जितने वर्ड्स होंगे दैट आल्सो 5 फैक्टोरियल। फिर सी के बाद आएगा एन, और सी के साथ एन के बनने वाले जितने वर्ड्स होंगे दैट इज आल्सो 5 फैक्टोरियल। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं बहुत अच्छे से मान रहा हूँ, ठीक है, कि पहले सी ए से बनने वाले वर्ड सारे ऊपर बैठेंगे सी ओ से, हमें अगला वर्ड ओ चाहिए, ओ, तो हमें यहाँ पे ओ को पहुँचाना है। तो ओ से पहले जितने भी लेटर्स होंगे सब ऊपर बैठ जाएंगे। फिर आता सी ओ, भाई सी ओ आ गया, तो एक सी मिल चुका था, एक ओ मिल चुका। अब आएगा अल्फाबेटिकली ए, क्या हमें ए भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो हमें ए भी चाहिए, तो ए भी कट गया। फिर आएगा अल्फाबेटिकली सी, तो मुझे सी चाहिए, सी मिलेगा। फिर आएगा अल्फाबेटिकली एच, फिर आएगा आई, फिर आएगा एन, यानी अल्टीमेटली एक ही तरीका होगा। इन सबको जोड़ देना, यू विल गेट योर द वर्ड एंड द रैंकिंग शुड बी कम आउट टू बी 961।
कैलकुलेट कर लेना, आंसर 961 आएगा। इस वर्ड की रैंकिंग क्या होगी, तो इस वर्ड की रैंकिंग होगी 961। कितनी रैंकिंग होगी, 961। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कोचिन वर्ड की अगर परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम की बात करते हैं, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी में एक वर्ड होता है जो वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग होता है। तो आइए वेन डायग्राम को भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हुए क्वेश्चन को देखते हैं, वेन डायग्राम से कैसे प्रोसीड करना चाहिए। बहुत अच्छा मेथड होता है, बहुत ही यूजफुल मेथड होता है, पता होना चाहिए। तो वेन डायग्राम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। वेन डायग्राम कंसेप्ट पीएनसी और एज वेल एज प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम कंसेप्ट पीएनसी एज वेल एज प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा वेन डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक चीज को बोलते हैं इंटरसेक्शन, एक चीज को बोलते हैं यूनियन, उम्मीद करूंगा पता होगा ये कहलाता है इंटरसेक्शन। अगर ये ए था ये बी था तो इसको हम लोग बोलते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे अगर अपने पास दो वर्ड्स होते हैं, दो पोजीशंस होती हैं और सब कंसीडर करे जाते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ए के बाहर वाले को बोलते हैं ए नॉट, ए के पोर्शन में बी ना हो उसको बोलते हैं ए नॉट बी, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये एन ऑफ ए यूनियन बी। इस तरीके से अगर मेरे पास ये ए दिया गया है और तो ये जो बाहर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं ए नॉट। ये सैंपल स्पेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एन ऑफ एस, इसको बोलते हैं एन ऑफ ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से इसमें अगर वेन डायग्राम में थोड़ी सी और बात कर लूँ, मैं आपको वेन डायग्राम की सारी चीजें इससे बता रहा हूँ कि ये सब प्रोबेबिलिटी में भी बहुत यूज होता है आपके, कि ये ए आ गया, ये बी आ गया, तो उसको बोलते हैं एन ऑफ ए माइनस बी या ए नॉट बी, या फिर बोलते हैं एन ऑफ ए नॉट बी। नॉट बी मतलब ए का वो हिस्सा जिसमें बी ना हो। ठीक है, तो ये दो के लिए हो गया, बट हमारे जो सिलेबस में क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं वो तीन के पूछे जाते हैं। दो के भी आते हैं, प्रोबेबिलिटी में आते हैं। पीएनसी में दो के क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट मिलेंगे आपको, पीएनसी में आपको मैक्सिमम जब भी मिलेगा तीन के ही मिलते हैं। एन ऑफ यूनियन बी का फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो इसको लिखते हैं हम लोग एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उम्मीद करूंगा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, आप सबने क्लास 10 से लेवल से पढ़ना शुरू किया होगा वेन डायग्राम, तो ये फॉर्मूला बताया गया होगा। इसी के बिहाफ पे अपने पास अगर तीन एलिमेंट होते हैं बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे, ए बी सी, ए बी और सी। ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो जो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है, उम्मीद करूंगा याद होगा, नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद तो रखना ही है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कंप्लीट फॉर्मूला डेरिवेशन होता है इस कंसेप्ट का। ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, करस्पॉन्डिंगली एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के रिगार्डिंग जो फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, इससे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इसी परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम के अंदर आता है, कंसीडर होनोलुलु। होनोलुलु, ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, how many different words can be formed using all the letters, how many different words can be formed using all the letters of given word if no two alike letters are together, if no two alike letters are together। भाई क्वेश्चन कह रहा है दो एक जैसे लोग साथ में नहीं होने चाहिए, तो होनोलुलु को अगर हम अरेंज करें तो ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं टेकन यूजिंग ऑल द लेटर्स। देखो ऑल द लेटर्स है तो परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, अलाइक क्यों बोला है, ये दो ओ दिख रहे हैं, दो एल दिख रहे हैं, ठीक है, और दो यू दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से अलाइक ऑब्जेक्ट्स का वो यूज करवा रहा है आपने। तो कैसे करा जाता है, वेन डायग्राम की हेल्प से, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, तो अपने पास टोटल 8 लोग थे, ये एक पार्क था। ठीक है,
इसको हम लोग बोलते हैं पार्क। ये एक पार्क था जिसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसमें ए पोर्शन वो था जहाँ दोनों यू साथ में हाथ डाल के घूम रहे थे, ठीक है। एक बी पोर्शन था जहाँ पे एल साथ में हाथ डाल के घूम रहे थे, और एक सी पोर्शन था जिसमें ओ साथ में हाथ डाल के घूम रहे थे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक पार्क था जिसके अंदर पूरे 8 लोग घूम रहे थे। एक पार्क था जिसके अंदर पूरे 8 लोग घूम रहे थे। उन 8 लोगों में पार्क का ये वो हिस्सा था जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, जहाँ पे दोनों यू हाथ में हाथ डाल के घूम रहे। बी पार्क का वो हिस्सा है जहाँ पे दोनों एल हाथ में हाथ डाल के घूम रहे। और सी पार्क का वो हिस्सा था जहाँ पे ओ दोनों ओ हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। अब बात होती है कि हमको वो चाहिए लोग जो कोई भी हाथ में हाथ डाल के ना घूमे। नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, यानी हमारा जो आंसर है वो आंसर है पार्क का ये वाला हिस्सा। पार्क का ये वो हिस्सा है जहां पे कोई भी हाथ में हाथ डाल के नहीं घूम रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो यानी बेसिकली हमारा जो आंसर है, अगर मेरे से पूछे कि सर आंसर बता दो, तो मैं तो आंसर तो खट्टा से, ये होता है एडवांटेज ऑफ द वेन डायग्राम, कि हम वेन डायग्राम से आंसर तो सेकंड्स में बता सकते हैं। कैसे? देखो, पहले हमने क्या किया, टोटल पार्क माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो टोटल पार्क में से वो हिस्सा माइनस कर दो जहां पे एबीसी में कोई भी मैच कर रहा हो, ठीक। तो एन ऑफ एस का मतलब होगा टोटल लोगों को अरेंज करना, वो हो गया 8 फैक्टोरियल माइनस। अब इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा एन ऑफ ए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, माइनस सिग्मा ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मेरी बात समझ में आ रही होगी? ऐसे मैं मान रहा हूँ, ठीक है। एन ऑफ ए मतलब ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का समेशन 3 पेयर थे, और इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आइए सबसे पहले हम एन ऑफ ए की बात करते हैं। एन ऑफ ए का मतलब पार्क का वो हिस्सा जहां पे सिर्फ दोनों यू साथ में दिख रहा हूं। तो जो टोटल लेटर्स हैं दोनों यू को टुगेदर कर दो, दोनों यू को टुगेदर कर दो, मतलब आपके पिक्चर आ गई एच ओ ओ एन एल यू यू और एल, ठीक है। अब मेरे पास टोटल वर्ड्स हो गए 1 2 3। मान लो आपको इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो एन और ओ ऐसे लिख देना। तो मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हो गई। इन 7 चीजों को अरेंज करना है, तो 7 फैक्टोरियल, जिसमें 2 अलाइक के 2 अलाइक है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट है। दोनों ओ वाला दोनों यू वाला बोरा खुलेगा, एक ही तरीका। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 चीजें होंगी टोटल, करेक्ट है। इन 7 चीजों को अगर मुझे अरेंज करना होगा, जिसमें तो दोनों यू साथ में थे, दोनों यू को सिर्फ पैकेट में डाल दिया, बाकी सबको अरेंज कर दिया। 2 ओ थे अलाइक 2 फैक्टोरियल, 2 एल थे अलाइक 2 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दिया। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 1 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दोनों यू साथ में थे। अब जितने तरीके दोनों यू साथ में होने के होंगे, उतने तरीके दोनों एल के भी साथ में होने के होंगे, तो एन ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेगा, और सेम एन ऑफ सी को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों ये वाला पोर्शन, करेक्ट है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन क्या है, दोनों यू साथ में हो, दोनों एल साथ में, मतलब एच हो, दोनों यू साथ में हो, दोनों यू साथ में हो, ओ हो, और दोनों एल साथ में है, और ओ और एन हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 चीजें हो गई। इनको अरेंज करने का तरीका होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सिर्फ दोनों ओवर लाएंगे इनटू 2 फैक्टोरियल। तो जितने तरीके एन ऑफ ए यूनियन बी के हैं, उतने ही तरीके एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के हैं, उतने ही तरीके एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के होंगे, और उतने ही तरीके होंगे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए के, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए के। तो जितने ए बी के थे उतने बी सी के होंगे, उतने सी ए के होंगे। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं बात करूंगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की अगर मैं बात करूंगा, तो बेसिकली वो बात कर रहा है कि दोनों ओ साथ में हो, दोनों एल साथ में हो, दोनों यू साथ में हो, और एच ओ और एन हो। तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, करेक्ट है। अब इस फॉर्मूले में आपके पास ये आ चुका है, आपके पास ये आ चुका है, और आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई। सबको उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। जो भी आएगा कैलकुलेशन कर लेना, वो आपका आंसर होगा। तो मेरी बात समझ में आनी चाहिए, वेन डायग्राम का एप्लीकेशन किस तरीके से किया गया है। दिस इज अ वेरी 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 इजी एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको फॉर्मूला एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा तो आप इसको बहुत आसानी से समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो होपफुली आज के लेक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि फर्स्ट लेक्चर में जो जो चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी है
उसके थ्रू आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। तो एक बार पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन पे फोकस करिएगा। मेरा सजेशन है कि आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पे ही वर्कआउट करें इस समय, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।